तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। हाँ, मालूम है मेरे को कि मैंने बहुत ही ज़्यादा लेट कर दिया है वीडियो डालने में, लेकिन आप लोगों ने भी कम गालियाँ नहीं सुनाई है मेरे को कमेंट बॉक्स में। अब जो भी हो जैसा भी हो, अब अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और हाँ, उससे पहले कि मैं बता दूं कि मुझे इन मानवा के कैरेक्टर्स के नाम उतने अच्छे खासे अब याद नहीं रहे, क्योंकि 5 मंथ्स हो गए एक्सप्लेन किए। और मैं इन सब के एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि कौन सा कैरेक्टर क्या है। तो फिर अपने आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सभी लोग रूम में बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं और इजाबेल जब रूम के विंडो को खोलती है तो उसके सामने पूरा टेंपल जला हुआ दिखाई दे रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं किसी लॉ एंड टाइप के बेस्टमैन को। उसके पीछे का बंदा उससे बोलता है, कैप्टन हमने ब्लड वुल्फ किंग के ब्रेथ को यूज कर लिया है। लॉयन बोलता है, बहुत बढ़िया, अब हमारे पास केवल आखिरी चीज बच चुका है करने के लिए, तो फिर चलो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। और इतना बोलते ही वो सभी टेंपल की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इधर हम देखते हैं हरमन वाइल को, जो कि उन सभी को रोकने में लगे हुए होते हैं और उन्हें धमकी देते हुए बोलते हैं कि आखिर तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। वो सभी बीस्टमैन हरमन वाइल को देखते हैं और बोलते हैं कि ये रहे ह्यूमंस, जल्दी इन सब पे अटैक करो। तभी हम देखते हैं वहां से बीस्ट किंग आते हैं अपने टाइगर पे बैठे हुए। वो टाइगर अपने जबड़ों में बहुत सारे बीस्टमैन्स को दबोच लिया था और सभी को दौड़ा दौड़ा के मार रहा था। बीस्ट किंग बोलते हैं, बेवकूफो, ये तुम जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है। इधर इजाबेल को एहसास होता है कुछ और शौक होते हुए बोलती है कि नहीं, कुछ तो गलत है। इन सभी को पता है कि आखिर हम कितने स्ट्रांग हैं, फिर भी ये बिना मतलब का रेकलेसली अटैक किए जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई सरप्राइज अटैक या फिर कोई एम्बुश कर रहे हैं। तो फिर क्या ये हो सकता है कि तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ हरमन वाइल के बंदों की तरफ, जो कि अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी इजाबेल उन दोनों को रोकते हुए बोलती है कि नहीं रुकी, यहाँ पे कुछ डेंजर है। वो हंसते हुए बोलते हैं कि बच्चे तुम सच में बहुत ही ज्यादा काइंड हो, क्या तुम्हें हमारी चिंता हो रही है? तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इजाबेल बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, एल्रिक डेंजर में है, इनका कैप्टन इन सभी को चारी की तरह यूज कर रहा है हमें यहाँ पर उलझाने के लिए। इन सभी का असली मकसद एल्रिक है। तभी हम देखते हैं लॉयन को, जो कि उस जगह पर आ चुका होता है जहाँ पर एल्रिक अपने माइंड स्पेस में गया होता है। और तभी वहां पर फ्लावर फेरीज आ जाती हैं। वो सही बोलती है कि तुम सभी यहीं पे रुक जाओ, तुम सभी को यहाँ पे इनवाइट नहीं किया गया है, यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, यही गॉड्स की टेरिटरी है। वो लॉयन उन सभी को ग्रीट करते हुए बोलता है कि मुझे माफ करिएगा आपके रेस्ट को डिस्टर्ब करने के लिए, हम पनिशमेंट लेने के लिए तैयार है, जो भी पाप अभी तक हमने किए हैं। और इतना बोलते ही वो अपनी नजर उस डोर की तरफ देखने लगता है जिसके पीछे एल्रिक बैठा होता है। वो अपने सबॉर्डिनेट्स को बताता है कि वो उसके पीछे है। तभी फ्लावर फेरी उसे रोकते हुए बोलती है कि वहीं पे रुक जाओ, थोड़ा सा भी नजदीक मत आना। वो लॉयन उनसे गुस्सा करते हुए बोलता है, अगर आप हमारे रास्ते में ऐसे ही आती रहे तो हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचेगा आपसे बेनरमी से पेश आने के अलावा। इधर फ्लावर फेरी के पसीने छूट रहे होते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हम इन्हें अंदर नहीं आने दे सकते हैं। इधर हम दरवाजे के पीछे देखते हैं फ्लावर गॉडेस, पता नहीं क्या नाम है इनका, लेकिन फ्लावर गॉडेस में बोलूंगा। वो अपने मन में बोल रही होती है कि अगर ये माइंड वर्ल्ड कोलैप्स होता है तो हम यहीं के यहीं फंसे रह जाएंगे। इधर फ्लावर फेरी अपने मन में बोल रही होती है कि हमें कुछ भी हो जाए, इन्हें अंदर नहीं जाने देना है। तभी फ्लावर फेरी उस पर अटैक कर देती है और जमीन से जड़ें निकल के उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। हम देखते हैं लॉयन को, जो कि बहुत ही आसानी से अपनी तलवार से उन सभी जड़ों को काट देता है। इसे देखकर सभी फेरीज पूरी तरह डर चुकी होती हैं और वो लॉयन उनकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और वो जैसे उन पर अटैक करने जाता है तभी हम देखते हैं क्लैश की आवाज सुनाई देती है और लॉयन पीछे की तरफ घिसते हुए दूर चला जाता है। हम देखते हैं उसके अटैक को रोकने वाला कोई और नहीं, यहाँ पर हरमन माइल होते हैं। तभी लॉयन उससे देखते हुए बोलता है, तो फिर तुम वही होगे जिसने बियर को मारा था, और जिसे मालूम नहीं कि ये बियर कौन है वो मेरे प्रीवियस एपिसोड्स को जाके देख सकता है। हरमन फ्लावर फेरी की तरफ देखते हैं कि वो ठीक है कि नहीं और बहुत जोरों से अपने ऑरा को स्प्रेड करते हैं और बोलते हैं कि अब यहाँ से आगे और कोई नहीं बढ़ सका। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इधर टाइगर किंग और एल्रिक को, जो कि बोलते हैं कि हमने इसे लगातार कितने बार डिस्ट्रॉय कर दिया लेकिन ये बार बार रीजनरेट हुए जा रहा है। टाइगर किंग बोलते हैं, तो तुमने भी ये महसूस कर लिया, ये केवल रीजनरेट ही नहीं कर रहा है, ये रीजनरेट करते हुए स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है। टाइगर किंग अपने सबॉर्डिनेट्स की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि ये सारे मॉन्स्टर लगातार आते जा रहे हैं, चाहे जितना ही इन्हें मार लो, हमारी साइड को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो चुका है। तो फिर हमने आइस जनरल को लोकेट कर लिया, अब हमारा मिशन आधा कंप्लीट मानो हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि ये सभी गोलेम्स उसके पास तक पहुंचने देंगे। तभी एली को कुछ महसूस होता है टाइगर किंग की बातें सुनते हुए और उनसे बोलता है कि हे रुको, मैं तुमसे पहले ही बता दूं कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। टाइगर किंग बोलते हैं, मैंने तो अभी कुछ नहीं बोला। एली बोलता है, मुझे कुछ सुनने की जरूरत भी नहीं है, और सीरियस टोन में आते हुए बोलता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं स्काउटिंग स्क्वाड को यहाँ से लेके भाग जाऊं जब तक कि आप हमारे लिए समय निकाल रहे हैं? टाइगर किंग उनसे बोलते हैं कि हाँ, तुमने सही बोला, क्योंकि क्योंकि तुम ही हो केवल यहाँ पे जो कि इन सभी को लीड करते हुए सेफ प्लेस पे ले जा सकता है। एलिक उनसे बोलता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ और आप इन्हें लीड करते हुए सेफ प्लेस पे ले जाएं। ये सुनकर टाइगर किंग उसे घूरने लगते हैं और एलिक इधर अपने मन में सोच रहा होता है, मैं तो दोबारा से स्टार्ट कर लूंगा, ये जो कुछ भी हो रहा है मैं इसे दोबारा भी फेस कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने इस रिग्रेशन में इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। तभी टाइगर किंग उससे बोलते हैं,
क्या तुम उससे बोल रहे हो एक चिफ्टेन से पीछे हटने और भागने के लिए? एरिक बोलता है लेकिन टाइगर किंग बोलते हैं अब समय आ चुका है तुम्हारा गुरु दक्षिणा देने का। उनकी बातें सुनकर एरिक भी यहाँ और परेशान हो जाता है। टाइगर किंग उसे डराते हुए बोलते हैं अगर तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते तो मैं तुम्हें यहीं पे लिटा देता हूँ अपने कैप्टन की बात ना मानने के क्राइम में। एरिक बोलता है अरे मैं करता हूँ ना, सीरियस क्यों हो रहे हो? और वो जाते हुए उनसे बोलता है कि मैं जल्दी यहाँ वापस आऊंगा, तब तक जिंदा रहना। और चिल्लाते हुए सभी से बोलता है कि स्काउटिंग स्क्वाड सभी एंथ्रोमॉर्फ की तरफ वापस चलो। और अपने मन में बोल रहा होता है कि मैं जल्दी इन्हें छोड़ के वापस लौटूंगा, तब तक के लिए तुम मेरा इंतजार करो। टाइगर किंग भी मुस्कुराते हुए उन सभी को जाते हुए देख रहे होते हैं और इधर उनके सामने आइस गोलम की बहुत बड़ी सेना दिखाई देती है। तभी वो उन सब पर अटैक करते हुए बोलते हैं अरे भैया अभी इतनी जल्दी कहाँ चले। हम देखते हैं कि वो पूरी तरह बीस्ट फॉर्म में आ चुके होते हैं। उनका पूरा अपीयरेंस एक टाइगर बिस्टमैन जैसा दिखाई दे रहा होता है। इधर उनके सभी सबऑर्डिनेट्स एंथ्रोमॉर्फ में वापस आ चुके होते हैं। इधर हम एलिक को देखते हैं जो कि कैमेलिया ट्री के सामने खड़ा होता है। तभी उसके पीछे एक बंदा आ जाता है और बोलता है कि एलिक तुम चिफ्टेन के पास वापस जाने वाले हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे नहीं पता कि मैं तुम दोनों का कितना मदद कर पाऊंगा लेकिन मुझे तुम दोनों के साथ रह के लड़ना है। इधर एलिक के माइंड में उसका नाम बार बार गूंज रहा होता है, कोई उसे बोल रहा होता है एलिक एलिक। एलिक अपने सामने देखता है कि कैमेलिया ट्री पूरी तरह खिल चुका होता है। तभी वो अपनी स्टोन टैबलेट को वापस बाहर निकालता है जिसपे लिखा होता है कि आपके सभी रेस्ट्रिक्शन हट चुके हैं और आपका अरेंजमेंट पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। हम देखें ऊपर की तरफ जो कि माइंड वर्ल्ड पूरी तरह से सेटल होना चालू हो जाता है, जिससे ये पता चलता है कि एलिक का इस माइंड वर्ल्ड में आने का मिशन पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। तभी एलिक भागते हुए बोलता है कि नहीं इतनी जल्दी नहीं, मैंने अभी तक उन्हें फेयरवेल नहीं कहा। तभी फ्लावर गॉडेस उसके पास आती हैं और बोलते तुम्हारा अरेंजमेंट तो पहले ही कंप्लीट हो चुका है, तो फिर किस बात की जल्दी है तुम्हें? और मैं पहले ही बता दूं कि वो अरेंजमेंट है, जल्दी बोलने में मेरा जीव घूम जा रहा है, मेरे को कोई कमेंट में गवार नहीं बोलेगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तभी हम देखते हैं एलिक को जो कि बोलता है कि अभी नहीं, अभी मैं उनसे फेयरवेल अच्छे तरीके से नहीं बोला हूँ। फ्लावर गॉडेस बोलते हैं अच्छा टाइगर किंग से आखिर तुम ये करना क्यों चाहते हो, क्योंकि ये तो केवल एक काल्पनिक दुनिया है। एलिक उनकी बातों का जवाब नहीं देता और अपने मन में सोचने लगता है मुझे उन सभी फैमिली के लोगों के फेसेस याद है अच्छी तरह से जिन्होंने हमें बिट्रे किया था, जिन्होंने पूरी तरीके से हमारी तरफ से मुंह मोड़ लिया, और वे सभी जिन्होंने मेरी बहन को धक्के मार के दूर कर दिया जो कि उन सब से मदद की भीख मांग रही थी, और वे भेड़िए जो कि हमेशा मदद करने का दिखावा करते थे लेकिन वो हमेशा हमारी संपत्ति के पीछे पड़े हुए होते थे, और वे लोग जो चले गए उनमें अनगिनत लोग थे जिन्हें मैं अपना दोस्त या फिर क्लोज रिलेटिव मानता था, जिन पे मैं पूरी तरह निर्भर रहता था और भरोसा करता था। और इतने सारे ह्यूमिलेशन से गुजरने के बाद मैंने अपने दिल को एक बर्फ के टुकड़े जितना हार्ड बना लिया, क्योंकि अगर मैं खुद को नहीं संभालता तो हमारे पीछे बहुत सारे लोग बैठे थे हमें नोच खाने को। हालांकि मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जिनकी वजह से मेरे दिल को गर्माहट मिली और उनकी वजह से मेरा बर्फ जैसा दिल धीरे धीरे पिघलता गया, और कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मुझ पर पूरी तरह भरोसा किया और मुझे अपना भाई समझा। और वो फ्लावर गॉडेस से बोलता है भले ही ये कोई इमेजिनरी वर्ल्ड क्यों ना हो जिसे मैं भूल जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं उन्हें अलविदा बोल के रहूंगा। और इतना बोलते वो आगे निकल जाता है। इधर फ्लावर गॉडेस उसे देख के स्माइल कर रही होती है और बोलती है कि मेलविंगर मैं चाहूं भी तो मैं इन सब से नफरत नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं एली को जो कि टाइगर किंग के पास आ चुका होता है। हम देखते हैं टाइगर किंग की हालत जो कि पूरी तरह बहुत खराब होती है, उनके हर एक बॉडी पार्ट पर चोट लगे हुए होते हैं। वो एलिक से बोलते हैं तो फिर तुम आ गए। एलिक उनसे पूछता है कि आखिर आइस जनरल का क्या हुआ। वो अपने मन में बोल रहा होता है कि मैं अभी इस समय इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये कहीं हर्ट तो नहीं हुए, लेकिन अगर इनकी स्माइल की तरफ देखा जाए तो मुझे इनसे ये पूछना चाहिए कि आखिर ये अभी किस चीज पे ज्यादा प्राउड हो रहे हैं। तभी टाइगर किंग उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि मैं जीत चुका हूँ। एलिक अपने मन में बोलता है ओह ऑब्वियस, आखिर इस बंदे के पास कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। तभी टाइगर किंग उससे बोलते हैं कि हे कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है कि मैं उससे हार गया। इधर एलिक अपने मन में बोल रहा होता है कि कोई भी बंदा अगर इन्हें देखेगा तो सोचेगा कि आखिर ये बंदा कितना ज्यादा खड़ूस है, लेकिन सच बोलूं तो मैं इनके जैसा ही बनना चाहता हूँ। और उनसे हंसते हुए बोलता है अरे बिल्कुल नहीं। टाइगर किंग उससे बोलते हैं कि हार जैसे शब्द मेरी डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करते। हालांकि इस समय में उतना ज्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा, लेकिन मैंने उससे बहुत ज्यादा भगाया और यहाँ से उसको भगा ही डाला, और इसे ही मैं अपना जीत मानता हूँ। इधर एलिक अपने मन में सोच रहा होता है कि सच में बहुत ही दुख की बात है कि मैं इनके बीच और आइस जनरल के बीच की फाइट को देख नहीं पाया। तभी टाइगर किंग उससे बोलते हैं तो फिर तुम यहाँ पर मुझे फेयरवेल बोलने के लिए आए हो, जिसे सुनकर एल्रिक पूरी तरह शॉक हो चुका होता है। टाइगर किंग बोलते हैं क्या क्या तुम इस बात से हैरान हो कि मैंने बिल्कुल सही बोला? एल्रिक बोलता है कि आखिर आपको कैसे पता? टाइगर किंग बोलते हैं कि हाँ पहली पहली बार तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अचानक से एक बात मेरे दिमाग में हिट हुई और मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो गया कि आखिर तुम बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट क्यों सीखना चाहते थे। मुझे लगा कि तुम खुद से बता दोगे मेरे को, लेकिन तभी वो अपना फिंगर आसमान की तरफ करते हुए बोलते हैं कि उधर की तरफ देखो, और हम देखते हैं कि वहाँ का आसमान
आसमान सेटल हो रहा होता है। मैंने उस चमकती हुई दीवार के पार देखा था। अब मैं वो हर चीज देख और समझ सकता हूँ जिन्हें मैं पहले नहीं समझ सकता था, और यही सेम चीज तुम्हारे पे अप्लाई होता है कि आखिर तुम हो कौन। इधर एलिक अपने मन में सोच रहा होता है जैसा कि मैंने सोचा था, आखिर इतनी फियर्स फाइट के बाद ये इतने शांत और खुश क्यों हैं। टाइगर किंग पहले ही अपने लिमिट को क्रॉस करके 5 चेन के सुपीरियर बन चुके हैं, और क्योंकि उन्होंने एक सुपर ह्यूमन के लेवल को हासिल कर लिया है तो उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि ये सब कुछ फेक है। एलिक उनसे बोलता है कि चिफ्टन, तभी टाइगर किंग उसे रोकते हुए बोलते हैं कि अरे थम जाओ, अभी मैं इस बात को लेकर उतना क्यूरियस नहीं हूँ कि आखिर तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है। अभी इस समय के लिए केवल यहाँ पे मैं हूँ और तुम हो, और बाकी सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें अभी इस समय अपने इस करेंट मोमेंट पे फोकस करना चाहिए। क्या तुम इससे एग्री नहीं हो? एरिक बोलता है कि हाँ, आपने सही कहा। टाइगर किंग बोलते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन गुड बाय बोलने से पहले मुझे तुमसे ये पूछने दो कि आखिर तुम्हारा रियल नेम क्या है। एरिक उनसे बोलता है कि मेरा नाम एरिक एरिक मेलविंगर है। टाइगर किंग उसका नाम बोलते हैं मेलविंगर, और जोरों से हंसने लगते हैं, और हंसते हुए ही वो उससे बोलते हैं कि मेरे भाई एरिक मेलविंगर, तुमने अपने सर्वाइव करने के प्रॉमिस को रखा और एक बार फिर से मेरे फैमिली को बचा लिया, तो फिर रिवॉर्ड के तौर पे मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना चाहता हूँ, और ये एक फेयरवेल गिफ्ट है मेरी तरफ से मेरे भाई के लिए। और वो अपने बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट के स्टेप्स को दिखाने लगते हैं और उससे बोलते हैं कि ये वो चीज है जिससे मैंने सीखा है और इसी से मैंने आइस जनरल को भगाया। एलिक अपने मन में बोल रहा होता है कि ये धीरे धीरे मुझे हर एक मूवमेंट और हर एक स्टेप्स को बड़े ही आराम से दिखा रहे हैं, जिससे कि ये सभी मेरे दिमाग में छप जाए। मैं एक भी सिंगल डिटेल को मिस नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक फेयरवेल गिफ्ट है मेरे भाई की तरफ से। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं टाइगर किंग को जो कि अपने सारे स्टेप्स को एलिक को दिखा दिए होते हैं और थक चुके होते हैं, और पूरा माइंड वर्ल्ड धीरे धीरे सेटल हो रहा होता है। और इधर एलिक जिसकी फेस पर केवल उदासी ही दिखाई दे रही होती है। इधर टाइगर किंग गुड बाय स्माइल करते हुए एलिक से बोलता है, अगर नसीब ने चाहा तो मैं होप करता हूँ कि हम दोबारा मिलें। और इतना बोलते ही हम देखते हैं एलिक को जो कि अपने माइंड वर्ल्ड के बाहर आ चुका होता है, और वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने उनके एंसेस्टर और फ्लावर गॉडेस खड़ी हुई होते हैं। और मैं बोल चुका हूँ कि इनका नाम क्या है, तो मैं इन्हें ओल्ड मैन ही बोलूंगा। तभी वो बोलते हैं, जो कि जितना हमने सोचा था तुमने उससे ज्यादा हासिल कर लिया है, तो तुम्हें खुद पर प्राउड महसूस करना चाहिए। तभी एलिक उनसे बोलता है, क्या मैं दोबारा वापस अरेंजमेंट में नहीं जा सकता? अगर आप दोबारा मुझे जाने का मौका देते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इस बार आइस जनरल को डिफीट कर पाऊंगा। ओल्ड मैन बोलता है कि नहीं, अब तुम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ तक कि टाइगर किंग यूल भी अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करने के बाद केवल उसे भगाने में कामयाब हो पाए। आखिर तुम इस चीज को 100 दिनों के अंदर कैसे कर सकते हो? फ्लावर गॉडेस एलिक से बोलते हैं कि वो रीजन जिसकी वजह से ये फ्लावर टेम्पल आर्क को अरेंजमेंट के तौर पे बनाया गया था, जिससे कि बताया जा सके कि आइस जनरल को नहीं रोका जा सकता। इधर एरिक अपने मन में सोच रहा होता है, तो फिर क्या डीमन गॉड का श्राप इतना ज्यादा स्कैरी है? तभी ओल्ड मैन उससे बोलते हैं कि वो रीजन जिसकी वजह से मैं पीछे रहा अरेंजमेंट के लिए, और आखिर क्यों सुडौन ने मेरी मदद की, ये सब केवल तुम्हारी भलाई के लिए था। एरिक अपने मन में बोलता है, तो फिर क्या मेरा मदद करने के लिए मेरे ग्रैंडफादर कहाँ था इस अरेंजमेंट को बनाने में? गॉडेस कैमेलिया बोलती है एरिक से, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव तुम्हारे लिए ये था कि आखिर तुम कैसे आइस जनरल को डिवॉल्व कर सकते हो इस अरेंजमेंट के थ्रू। सिंसिप्ट हम देखते हैं एलिक को जो कि अभी भी अपने मेडिटेशन में लगा हुआ था, और उसके पास में गॉडेस कैमेलिया लेटी हुई थी। तभी हम देखते हैं कुछ शैडो टाइप का क्रिएट होने लगता है और बहुत ही रफ्तार से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, और उस शैडो में से आवाज आती है, तो फिर तुम यहाँ पे छिपे हुए हो मेलविंगर। हम देखते हैं कि ये वही सबऑर्डिनेट है जो कि उस लॉयन के साथ था, और वो अपने पॉकेट से अपना डैगर निकालते हुए बोलता है, अगर देखा जाए तो तुम्हारे जैसा एक तुच्छ इंसान जिसने ब्लड वोल्फ किंग के सामने खड़े होने की जरूरत रखी, तो फिर तुम्हारे इस क्राइम के लिए तुम्हें केवल मौत मिलेगी। और इतना बोलते हुए वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। सीन शिफ्ट होता है, इधर हम देखते हैं हरमन वाइल और उस लॉयन को जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं। इधर हरमन वाइल अपने मन में सोच रहे होते हैं, अगर मैं अपने प्राइम टाइम में होता तो मैं कब का इसके पर कच्चे उड़ा चुका होता, लेकिन अब ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं। मेरा बॉडी अभी रिकवर कर रहा है, अब मेरे पास केवल एक ही चॉइस बच चुका है, उस टेक्निक को यूज करना जिसकी वजह से मुझे ये रिफ्लेक्सेस डिजीज हुई थी। हालांकि मुझे इसको यूज करते हुए परखने का एक नया नजरिया भी मिला, और एली को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मेरा बहुत ही ज्यादा डेंजरस चॉइस हो सकता है। तभी वो लॉयन के फेस को नोटिस करते हैं और सोचते हैं अपने मन में कि आखिर ये स्माइल क्यों कर रहा है। तभी उन्हें नोटिस हो जाता है कि दरवाजे के पीछे उनका सबऑर्डिनेट चला गया है, और वो था कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। इधर वो विशमैन एलिक पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी एलिक अपने आंखें खोल लेता है और वो अपना जोरदार कोल्ड ऑरा स्प्रेड करता है, जिससे कि उस बिस्मैन की कुल्फी बन चुकी होती है। इधर ये बिस्मैन पूरी तरह हैरान हो चुका होता है। एलिक हंसते हुए बोलता है, तो बेटा तुम्हारे तो लग गए एल। बिस्मैन बोलता है, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? एलिक बोलता है, अभी हम तुमको बताते हैं। वो बोलता है, यू जा बाहर आओ, तुम्हारे लिए खाना तैयार है। हम देखने की उसका यू नाम का सिल जो कि क्रोकोडाइल जैसा था वो बाहर निकल जाता है, और एलिक उसे डिवावर करने के लिए बोल देता है, जिसे देखकर उसकी पूरी तरह फट चुकी होती है, और उसके बाद केवल हमें खून के धब्बे ही दिखाई देते हैं। इधर एलिक नोटिस करता है कि यू का सेल रेजिमेंट को पास करने के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है। इधर मेफिस्टो उसके हाथ से बाहर निकलता है एलिक के हाथ से, और बोलता है, वाह, तुम तो अब वो विंटर विंड को यूज कर सकते हो, अब तो तुम खुद से स्नो और क्लाउड बना के विंटर क्रिएट कर सकते हो। इधर एलिक मेफिस्टो को टोंट मारते हुए बोलता है कि ये सच में ताज्जुब की बात है कि आखिर मैं इस बदसूरत चेहरे को देख के इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहा हूँ। मेफिस्टो
गुस्सा करते हुए बोलता है, क्या बोला तुमने? तभी गॉडेस कैमेलिया बोलती है कि शायद ऐसा हो सकता है कि इस अगली डीमन किंग का फेस ही फनी हो। मेफिस्टो, अब तो तुम्हें भी इस बात को एडमिट कर ही देना चाहिए। इतना सुनते ही मेफिस्टो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दोनों एक दूसरे में तू मैं करना चालू कर देते हैं। इधर एली को कुछ नोटिस होता है अपने चेस्ट की तरफ, तभी अपने पॉकेट में हाथ डाके अपने एक आइस जैसे से की चीज को निकालता है और बोलता है कि आखिर ये आइस क्रिस्टल स्नो शेप में क्यों चेंज हो गया? क्या ये ऐसा हो सकता है? तभी हम देखते हैं बाहर की तरफ से आवाज आती है। वो तीनों बाहर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं आखिर क्या हुआ? हम बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पर हरमन भाई बहुत ही ज्यादा घायल हालात में बैठे हुए होते हैं और हंसते हुए एरिक से बोलते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम सेफ हो। तभी वो एरिक उनकी तरफ दौड़ते हुए जाता और वो उन्हें सहारा देते हुए बोलता है, सर ब्लू लायन, क्या आप अभी ठीक हो? हरमन वाइज बोलते हैं कि हाँ, मैं बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ अपने स्ट्रेंथ को अचानक से बहुत ही ज्यादा यूज करने के बाद। एरिक उन्हें देखते हुए बोलता है, लेकिन फिर भी मुझे आप पूरी तरह रिफ्रेश दिखाई दे रहे हैं। हरमन वाइज उससे बोलते हैं कि हालांकि मेरा बॉडी उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहा जैसा पहले था, लेकिन एरिक क्या तुम्हें पता है कि सबसे अच्छी चीज क्या रही मेरे लिए तुमसे मिलने के बाद और इस रिफ्लक्स डिजीज से छुटकारा पाने के बाद? एरिक बोलता है कि वो क्या था? वो किसी तरफ डायरेक्शन करते हुए बोलते हैं कि मैंने उस कदम को उठाया। वो एक तरफ इशारा करते हुए बोलने लगते हैं कि मैंने उस कदम को उठाया उस रास्ते की तरफ जिसे मैं बहुत पहले ही छोड़ चुका था। हम देखते हैं कि इधर उन्होंने पूरे बीस्टमैन्स के लोगो लगा दिए होते हैं, यहाँ तक कि वो लॉयन वाला बंदा भी जमीन पर पड़ा दिखाई देता है और दीवार पर एक बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड मार्क दिखाई देता है। एरिक उनसे बोलता है कि मैं अपना माना ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप अपने आप को स्थिर बनाए रखें, क्योंकि अगर ये दूसरे टाइप के एनर्जी से क्लैश करती है तो आपको इंटरनल इंजरीज भी हो सकती हैं। हम देखते हैं कि एरिक अपना माना ट्रांसफर करने लगता है, जिससे कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया सीन देखने को मिलता है, जिसे देखकर हरमन वाइल अपने मन में सोचने लगते हैं कि आखिर इस 4 दिनों के अंदर इस बच्चे के साथ क्या हुआ। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि आखिर इसके पास इतना ज्यादा डेंस माना है, इसने अपने एक और लिमिट को पार कर लिया है। एरिक बोलता है उनसे कि तो फिर क्या आप बेटर फील कर रहे हो? हरमन भाई बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। तभी उन दोनों को एक बहुत बड़ा सेंसेशन महसूस होता है। एरिक बोलता है, ऐसा लगता है कि बाहर का सिचुएशन अभी तक वैसा ही है, तो आप प्लीज मेरे लिए यहाँ पर कुछ देर इंतजार करें। और वो दौड़ते हुए विंडो के जरिए बाहर निकल जाता है और सामने की तरफ देखता है तो पूरा फ्लावर टेम्पल जल रहा होता है और बहुत सारे बीस्टमैन अपने हाथ में बम गोला लेकर पूरी तरह आग फैला रहे होते हैं, जिसे देखकर एरिक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना ड्रैगन स्पीच कास्ट करते हुए अपना आईसी विंड सभी तरफ स्प्रे करना चालू कर देता है, जिसके चपेटे में बहुत सारे बीस्टमैन भी आ चुके होते हैं। वो सभी एरिक को देख के बोलते हैं कि ये तो मेलविंगर है, जल्दी यहाँ से रिट्रीट करो, और वो वहां से भागने लगते हैं, लेकिन एरिक उन्हें आसानी से भागने कैसे दे सकता है। इधर एरिक उन सब पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और उन सबसे बोलता है, रुको जरा, प्रसाद लेते जाओ। वो अपना एक बहुत बड़ा आइस मैजिक क्रिएट करता है और उन सब पर लॉन्च कर देता है, जिससे कि एक बार में उन सभी का काम तमाम हो जाता है। एरिक को ऐसा देख के बाकी लोग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। इधर फ्लावर फेरिस भी ये सब देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी होती है और बोलते हैं सच में बहुत ही ज्यादा प्रीटी है, हर जगह केवल स्नो दिखाई दे रहा है। वो बोलते हैं कि वहाँ की तरफ देखो, वो तो स्नो फ्लावर है, और वो उस पेड़ के पास जाने लगते हैं जो कि कैमेलिया ट्री जैसा दिख रहा होता है। अब वो कैमेलिया ट्री है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, लेकिन अपीयरेंस से वैसा ही दिख रहा है। ये सब देख कर एरिक भी खुश हो जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं सभी कोई टेम्पल के अंदर आ चुका होता है। एरिक उन सबसे बोलता है, अपने हाथ में आइस क्रिस्टल को लिए हुए, मैं इस आइस क्रिस्टल का यूज विंटर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने और विंटर फ्लावर को जगाने के लिए करना चाहता हूँ और फ्लावर गॉडेस में उनके डिवाइन पावर को इंसर्ट करना चाहता हूँ। गॉडेस कैमेलिया उससे बोलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे तुमने मुझे जगाया था। इधर फ्लावर फेरीज बोलते हैं, अगर हम सभी फूलों की शक्तियों को एकत्रित करते हैं विंटर फ्लावर को ग्रो करने के लिए, तो फिर हम वहाँ पर शायद आइस जनरल को भी रख सकेंगे और स्प्रिंग आने की प्रार्थना भी कर सकेंगे। इधर एरिक अपने मन में बोलता है कि अगर मैं फिस्टो के अनुसार देखा जाए तो विंटर विंड को कंप्लीट करने के लिए मुझे दूसरे टाइप के एलिमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी इस ब्रूट कोल्ड और विंटर विंड के अलावा। तभी हम देखते हैं कि वो अपने हाथ में आइस क्रिस्टल को लेता है और बोलता है कि एब्जॉर्ब, और इतना बोलते उस आइस क्रिस्टल से बहुत ही ज्यादा एनर्जी उन सभी सीड्स में जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उन सभी सीड्स से बहुत सारी फ्लावर फेरीज बाहर निकलना चालू हो जाती हैं और वहां पर सभी को स्प्रिंग जैसा गर्माहट महसूस होने लगता है और सभी जगह केवल ग्रीनरी दिखाई देती है। सीन सिर्फ होता है, हम देखें इधर सीएन और एली को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। एली बोलता है, क्या मतलब क्या? मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि हमें आइस जनरल को कैसे भी खत्म करना होगा। सीएन उससे बोलता है, मैं तो तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि आखिरकार तुम उस आइस जनरल को मारोगे कैसे? मैंने तुमसे ये नहीं बोला कि हम उसे नहीं मारेंगे, मैं ये बोला हूँ कि हमें बिना किसी इंफॉर्मेशन का मूव नहीं करना चाहिए। एली उससे बोलता है, अरे उसके बारे में चिंता मत करो, मेरे को पता है कि आखिर वो कहाँ पर है। सीएन बोलता है, अच्छा तो फिर बताओ ना। एली हंसते हुए बोलता है, वो फ्यूरी ट्राइब में है। सीएन उसकी बातों से थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है,
अच्छा, तो तुम फिर से वही काम करने वाले हो। एलिक उससे बोलता है, तो फिर क्या तुम नहीं आने वाले? सीएन उससे बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि बाकी सब लोग मेरे जैसे सेम कंडीशन में है, और परेशान होते हुए बोलता है, डैम इट, चूंकि मैं इतनी दूर आ ही चुका हूँ तो मैं तुम्हारा मदद करने के लिए तैयार हूँ। एरिक उससे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खुश हो, लेकिन ये तुम्हारा दिखावा जो है मेरे को पसंद नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि सभी लोग मेरे इस एग्रीमेंट पे पूरी तरह राजी हो चुके हैं, तो फिर हमें अब निकलना चाहिए। हम देखते हैं कि वो सभी अपना ग्रुप बनाकर वहां से निकलने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं फ्यूरी टाइप के वुल्फ किंग को, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि फ्लावर टेम्पल का मिशन पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। वो अपने सामने वाले बंदे से बोलता है कि मुझे कोई चिंता नहीं है कि फ्लावर टेम्पल बर्बाद हो या फिर कुछ हो, क्योंकि वो बहुत पहले ही बर्बाद हो चुका था, लेकिन मेरे को केवल एक ही चीज ही परेशान कर रही है। तभी उसके सामने वाला बंदा बोलता है, जो कि एक कुछ ड्रैकुला जैसा दिखाई दे रहा होता है, वो बोलता है, तुम्हारा कहने का मतलब है मेलविंगर वो अभी तक जिंदा है। जिसे सुनकर वोल्किन को भी अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इस महीने में तो हम दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि ये नाम हमें बहुत लंबे समय से परेशान करते हुए आई है। वुल्फ किंग बोलता है, अब हमें केवल अपने फोर्सेस को ग्रो करना है और उन सबसे छुटकारा पाना है, लेकिन सबसे पहले हम अपने बीच के सौदे की बात कर लेते हैं। तुम आइस जनरल को चाहते हो और उसका यूज करते हुए तुम पूरे ब्लैक स्नोफील्ड को एक करना चाहते हो। तभी हम देखते हैं वुल्फ किंग को कुछ महसूस होता है और वो उठकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है और चिल्लाने लगता है कि मेरा टेल, आखिर उस मेलविंगर की हिम्मत कैसी हुई। तभी वो ड्रैकुला उसे हंसते हुए देखते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि अब तुम्हें हमारी मदद की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जो कि एक फ्यूरी ट्राइब के अंडर आने वाली सिटी होती है, उसमें एक बहुत बड़ा टोर्नेडो आ चुका होता है और सभी फ्यूरी टाइप के बिशमेंट उसे देखकर भाग रहे थे और वो इस टोर्नेडो को आइस जनरल बोल रहे हैं, तो मैं भी इसे आइस जनरल ही बोलूंगा। वो सही बोलते हैं कि आखिर ये आइस जनरल यहाँ क्या कर रहा है, आखिर टेल की ब्लेसिंग का क्या हुआ। इधर हम देखते हैं एली को, जो कि आसमान में उड़ते हुए सभी को भागते हुए देख रहा होता है। मेफिस्टो उसे टोंट करते हुए बोलता है, यार सच में तुमसे अच्छा तो मैं कोई भी फैला नहीं सकता। एलिक बोलता है, उन्होंने फ्लावर टेम्पल को आग की नदी में डुबाने की कोशिश की है, तो इतना सफर करने के लिए उन्हें प्रिपेयर तो रहना ही चाहिए। गॉडेस कैमेलिया सारे सीन को देखते हुए बोलती है कि ऐसा लगता है कि मेरे 100 साल का फ्रस्ट्रेशन एक ही क्षण में गायब हो गया है। एलिक बोलता है, अभी तो देखते जाओ, अभी और मजा आने वाला है। तभी वो अपना कम्युनिकेशन क्रिस्टल निकाल लेता है, जिसमें से हरमन वाइल के बंदे बोलते हैं, हे एलिक, क्या तुम्हें और भी कोई काम है? तुम हमें बेफिक्र होकर बता सकते हो, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मेफिस्टो बोलता है, सच में उन सबका दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है। एलिक बोलता है कि तुम्हारा दिमाग भी कोई ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन उन सबका शुक्रिया, सब कुछ अच्छे से जा रहा है। जैसे हम लोगों ने बैरियर स्टूडेंट को डिस्ट्रॉय किया, उन सब ने अपने टेल ब्लेसिंग को खो दिया। इधर हम देखते हैं बीस्टमैन को, जो कि अपने ब्लड वुल्फ किंग से मदद मांगने की प्रार्थना कर रहे होते हैं और वो आइस जनरल से बच के भाग रहे होते हैं। गॉडेस कैमेलिया एलिक से बोलती हैं, फ्यूरी ट्राइब ब्लैक स्नोफील्ड के शहरों से बना एक बहुत बड़ा अलायंस है और इतने सारे शहरों को डिस्ट्रॉय करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। एलिक उनसे बोलता है, जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे वो भी अपना चाले चलना चालू कर देंगे और मेरा प्लान केवल बैरियर स्टोन को डिस्ट्रॉय करना नहीं था। केवल दो कारणों की वजह से शहरों ने फ्यूरी ट्राइब के प्रति वफादारी की शपथ ली है। वो है ब्लड वुल्फ किंग का ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ और उसके द्वारा दिए गए आइस जनरल के खिलाफ प्रोटेक्शन। और वे शहर जो महसूस करेंगे कि वो अभी भी आइस जनरल के खतरे में है, तो फिर वो चिंता और अविश्वास में पूरी तरह डूब जाएंगे और यही चीज उन्हें बहुत ही ज्यादा क्रोधित कर देगी, जिससे एंथ्रोमॉर्फ का फायदा होगा और हमें वो मिल जाएगा जो हम चाहते हैं। सीन शिफ्ट होता है, फ्यूरी टाइप के एक कैप्टन का सीन कैप्टन को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है कि आखिरकार एंथ्रोमॉर्फ के लोग बैरियर पे अटैक क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्यूरी ट्राइब पे हमारा शासन कितना ही बुरी तरह से हिल गया हो, जब तक कि उनको भरोसा ना हो कि वो ब्लड वुल्फ किंग को हरा सकते हैं, तो फिर उनके पास ऐसा कोई खतरनाक कदम उठाने का कोई कारण नहीं है। हमें बताया जाता है कि ये बंदा फ्यूरी ट्राइब का सेकंड इन कमांड है, जिसका नाम नेट्री है। हम इसे नेट ही बोलेंगे। नेट बोलता है कि आखिर वो किस चीज के पीछे हैं और शौक हुए बोलता है कि क्या ये हो सकता है, और वो अपने मैप पर कुछ मार्क करते हुए बोलता है, आखिर उन सबको इस बारे में कैसे पता हो सकता है। वो उन सभी सिटीज पे अटैक करे जो कि बॉर्डर सिटीज है, जिसे बनाया गया था डोमेन ऑफ नाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जहां पर हमने आइस जनरल के रियल बॉडी को छिपा रखा है। अगर लोगों को पता चल जाता है कि हम आइस जनरल के बॉडी को छिपा रखा है और उसका यूज लोगों को डराने और सभी सिटीज पे रूल करने के लिए किया है, तो फिर जिन सिटीज ने हमारे लिए लॉयल्टी की शपथ ली है, वो हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगेंगे। अब हमें अपने आर्मी को जल्द ही जल्द अब मोबिलाइज करने की जरूरत है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एली को, जो बोलता है कि तो फिर जिस अरेंजमेंट को मैं ढूंढने के लिए आया हूँ वो है डोमेन ऑफ नाइट, जो कि फ्यूरी ट्राइब के टेरिटरी के अंदर आती है, लेकिन मुझे उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता और इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम डोमेन ऑफ नाइट के इर्द गिर्द कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, तो फ्यूरी ट्राइब इस बात से बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाएगी और वो खुद से ही आइस जनरल के बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ेगी, जैसे कि ये रहे। हम देखते हैं उसके नीचे बहुत सारे बिस्टमैन फ्यूरी ट्राइब के बिस्टमैन खड़े होते हैं। इधर मैं फिस्टो बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि
आखिर उन सबका एक्सप्रेशन क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि वो कब से तुम्हारे इशारों पे नाचे जा रहे हैं। गॉडेस कैमेलिया बहुत ही ये मेलविंगर फैमिली का छोटा ट्रिक देखने में बहुत ही ज्यादा मजेदार है। जब हम सेम साइड में हो तभी एलिक अपना कम्युनिकेशन क्रिस्टल निकालता है और हरमन वाइल्ड को बोलता है कि सर ब्लू लायन, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था फ्यूरी टाइप ठीक वैसे ही मूव कर रही है। हरमन वाइल्ड बोलते हैं क्या तुम अकेले ठीक रहोगे, मेरे अंदर अभी भी एनर्जी है तुम्हारी मदद करने के लिए। एरिक बोलता है कि कोई बात नहीं, इस समय यही ठीक रहेगा कि मैं अकेले मूव करूं, अभी के लिए मैं चाहता हूं कि आप अपने सभी ब्रदर के साथ वेट करिए। हरमन वाइल्ड बोलते हैं अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं इसी को फॉलो करूंगा और मैं यही चाहूंगा कि तुम खुद को कुछ ज्यादा पुश मत करना। एरिक बोलता है आपका चिंता करने के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, मैं जल्दी आपको सिग्नल भेजूंगा। वो अपने क्रिस्टल बॉल को अपने पॉकेट में रखता है और बोलता है तो फिर अब क्या हम चलें। सीन शिफ्ट होता है, हमें फ्यूरी टाइप के टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लॉयन जैसा दिखने वाला बंदा होता है और उसके सामने बहुत सारे लॉयन जैसे बिस्टमैन होते हैं और इस बंदे का नाम टेम्प है जो कि टीम 4 का लीडर है। वो अपने सभी सैनिकों से बोलता है कि मोनार्क नेट द्वारा दिया गया मिशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी वो कुछ नोटिस करता है और बोलता है हे तुम जो सबसे पीछे है, मैंने तुम्हें यहाँ पे सब इससे पहले कभी नहीं देखा। वो लॉयन बिस्टमैन आगे आके हकलाते हुए बोलता है कि मेरा नाम रिकेल है, अब समझ ही जाओ रिकेल क्या है। और वो बोलता है कि मुझे ऑर्डर मिला था यहाँ पर आने के लिए, क्या मैंने कोई गलती कर दी है। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था। टैम्प जो कि टीम 4 का कैप्टन होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर नए हो। एनरिक बोलता है कि हाँ। टैम्प बोलता है कि हालांकि मुझे तो कोई ऑर्डर नहीं मिला। अरे यार, हमेशा कोई ना कोई मुश्किल जरूर क्रिएट हो जाता है और हाँ मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारे द्वारा किए गए थोड़ी सी भी गलती को बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्या तुम समझ गए। एरिक चिल्लाते हुए बोलता है कि यस सर, मैं इस बात को अपने दिमाग में रखूंगा। टैम बोलता है हम जैसे ही मूव करेंगे मैं अपने मिशन को एक्सप्लेन कर दूंगा। सिंसियर हम देखते हैं एरिक को जो कि इस समय अकेला होता है। मेफिस्टो एरिक से बोलता है हद है यार, मुझे इतना तो मालूम है कि वो सभी बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, लेकिन आखिर वे तुम्हारी इतनी बकवास सेटिंग पे भरोसा कैसे कर सकते हैं। गॉडेस कैमेलिया बोलती है शायद उन सबने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये इतनी गहराई तक इनके फोर्सेस में इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। एरिक मेफिस्टो से बोलता है तुम्हें क्या पता, मेरा एक्टिंग हमेशा से ही बेहतरीन रहा है और इस समय मैं अपने 7 सर्कल के ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक का यूज कर रहा हूँ, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो मेरे आर पार देख पाए। मेफिस्टो बोलता है आज ही बेहतरीन मेरा कद्दू। तभी एरिक बोलता है अगर तुम ऐसे ही मेरे एक्टिंग को लेकर मजाक उड़ाते रहे तो मैं तुम्हें नचनिया बनवा के नचवाऊंगा। इतना सुनते ही वो शांत हो जाता है और गुस्सा करने लगता है। तभी हम देखते हैं टैम को जो कि सभी अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है और बोलता है कि ये वो जगह है जहाँ पर हमें प्रोटेक्शन करना है और ये इंश्योर करना कि यहाँ पर एक चूहा भी अपना कदम अंदर ना रखे। सभी बोलते हैं कि यस सर। तभी हम देखते हैं एलिक को जो कि अपने ड्रैगन स्पीच मैजिक का यूज करता है और इग्रम तिग्रम मंत्र बोलता है और वहां से एक हवा की रफ्तार में निकलने लगता है। वो बोलता है कि इस एरिया को पार करते ही हम आइस जनरल को ढूंढ सकेंगे। तभी वो एक जगह पे आके रुक जाता है और वो अपने सामने देखता है और बोलता है कि आखिर ये क्या है। हम देखते हैं कि एक लड़की चैन से बंधी हुई होती है, या फिर मैं बोलूँ कि ये आइस जनरल है। एल्रिक बोलता है कि आखिर ये आइस जनरल यहाँ पर चैन से बंधी हुई क्यों है और ये चैन भी बहुत ही ज्यादा रस्टेड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत लंबे समय से यहाँ पर बंधी हुई है। मेफिस्टो हंसते हुए बोलता है कि डीमन गॉड का श्राप इस तरीके से चैन से बंधा होगा, ये सच में बहुत ही। तभी वो कैमेलिया से बोलता है ये शायद तुम्हारे 40 साल पहले अचानक सो जाने से रिलेटेड होगा। कैमेलिया बोलती है कि तुमने सही बोला। मेफिस्टो बोलता है वही तो मैं बोलूं, आखिर इन सभी चैन्स में से फ्लावर की इतनी स्ट्रॉन्ग महक क्यों निकल रही है, इसे डिवाइन पावर द्वारा बनाया गया है। और भाई लोग मैं बता दूं कि थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है क्योंकि इधर गाने वाने चल रहे हैं, तो फिर मैनेज कर लेना। कैमेलिया बताती है कि 40 साल पहले सूडान और मैं ठीक ऐसे ही बंधे हुए थे, लेकिन उस समय सील बहुत ही ज्यादा कमजोर था और ज्यादा समय तक नहीं ठहरा। इसे देखकर ऐसा लगता है दोबारा किसी ने इस सील को रिकास्ट किया है। हमें आइस जनरल की पूरी बॉडी को दिखाया जाता है अच्छी तरीके से, जो कि चैन से बंधी हुई होती है और उनके आसपास से इमेंस ऑरा जनरेट हो रहा होता है। एरिक बोलता है इसके पीछे जरूरी ब्लड वुल्फ किंग होगा। हालांकि मैं इस समय ये बोल सकता हूँ कि इस समय मैं ब्लड वुल्फ किंग का बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। मुझे नहीं पता था कि आखिर मैं आइस जनरल से कैसे डील करूंगा, क्योंकि ये बंधी हुई है तो फिर इसे आइस क्रिस्टल में ट्रैप करना मेरे लिए और भी ज्यादा आसान हो चुका है। हम देखते हैं कि वो अपना आइस क्रिस्टल आगे की तरफ करता है और एब्जॉर्ब कर ड्रैगन स्पीच कास्ट करता है। तभी उसे कोई आवाज देकर बोलता है आखिरकार एक चूहे ने कैसे भी अपना कदम यहाँ पर रख ही दिया। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल जनरेट होने लगता है और उसमें से एक छोटा सा अटैक आकर ठीक एल्रिक के पैरों के पास आके लगता है, जिससे एल्रिक उसे डॉज कर देता है। हम देखते हैं कि वहां से वही ड्रैकुला निकलता है और बोलता है कि आखिर एक बिस्टमैन यहाँ पर क्या कर रहा है। मेफिस्टो बोलता है अरे यार, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस बंदे को यहाँ पर देखूंगा। एलिक बोलता है कि मैंने ये सोचा ही था कि आखिर ये अजीब एनर्जी मुझे कहाँ से महसूस हो रही है। तो फिर ये है एजेजल ऑफ मैडनेस, एक डीमन जो कि ग्रिगोरी से बिलोंग करता है। अब जिसको ग्रिगोरी के बारे में नहीं पता वो मेरे पिछला एपिसोड देख ले, वही भेड़ वाला डीमन, या फिर तुम उसे बकरा भी बोल सकते हो। अब हमें इसका नाम पता चल चुका है तो हम इसे एजेजल ही बोलेंगे। एजेजल उससे बोलता है एक छोटा सा सोल्जर जो कि मेरे सामने खड़ा है और थोड़ा सा भी डर नहीं रहा है, तो फिर तुम शायद मेलविंगर ही होगे। एलिक बोलता है मेरे डिस्गाइज मैजिक के थ्रू देख पाना एक डीमन के तौर पे उतना ही बुरा नहीं है। एजेजल अपने मन में बोल रहा होता है कि ये मेलविंगर फ्यूरी ट्राइब के सही प्लान को बर्बाद करने के पीछे यही है। ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मुझे जो मिशन मिला था वो था वुल्फ किंग को हेल्प करना और ब्लैक स्नोफिल को यूनाइट करना, उन्हें अपना एलाई बनाना और आइस जनरल को हासिल करना।
करना, और अगर ये उसके लिए नहीं होता तो मेरा मिशन कब का ही कंप्लीट हो चुका होता। और सच में मेरे लिए ये सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिससे कि मैं एग्जीक्यूटिव्स द्वारा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स कमा सकता हूँ, जिनका मेलविंगर्स के खिलाफ दुश्मनी है। और ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मुझे पता चला था कि इस बंदे का लेवल मेगस के ही इर्द-गिर्द होगा। अब मेगस शायद कोई मैजिक का लेवल होगा, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैंने बहुत समय से इस मानवा को एक्सप्लेन नहीं किया था। तो फिर मैं बहुत कुछ भूल चुका हूँ, और तुम भी कौन सा जान के तीर मार लोगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एज़ेज़िल बोलता है, ये मेरे सामने टिक ही नहीं सकता, और इतना बोलते हुए वो एली की तरफ अपना अटैक बनाने लगता है, जिसे देखकर मेफिस्टो बोलता है, ये तो वॉयलेंट गेल है, मुझे लगता है कि इसके पास भी कोई ब्लड लाइन है, ये उतना भी इजी अपोनेंट नहीं होने वाला। एलिक बोलता है, ऐसा लगता है कि मैंने एक बहुत बड़ी मछली को पकड़ लिया है, ये एक टॉप ग्रेड का आइटम है, जिसे कि टोटम पहले से भी कंपेयर किया जा सकता है। इधर एजेजल भी उसकी हंसी को देखकर बहुत ही हैरान होता है और बोलता है, क्या वो हंस रहा है? ऐसा लगता है कि वो अपने दिमाग को खो चुका है। वेल, जितना हो सके तुम उतना हंस लो, तुम जल्द ही मेरे वाइडेंट गिल द्वारा पूरी तरह टुकड़ों में बट चुके होगे। और वो इतना बोलते एल्रिक पे अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि वो अटैक जाकर एल्रिक पे लग चुका होता है और एल्रिक पूरी तरह टुकड़ों में बट जाता है, और इसे देख के एजेजल खुश हो जाता है और बोलता है, लो आ गया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एल्रिक को कुछ नहीं हुआ होता है, वो अपना ड्रैगन स्पीड स्टेट का कास्ट करता है, जिससे कि उसका सारा मैजिक वाइडेंट गिल पूरी तरह हट चुका होता है। और इस सीन को देखकर अज़ेज़ल भी पूरी तरह घबरा चुका होता है। एल्रिक हंसते हुए बोलता है, ओह तुम्हारा वो अटैक इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था, और वो अपनी सर्च ड्रैगन स्पीच का यूज करते हुए एक बड़ा सा अटैक उसकी तरफ लॉन्च कर देता है। इधर ये बंदा भी बहुत सारे ब्लॉक्स को तैयार कर लेता है उस अटैक के इम्पैक्ट को रोकने के लिए, और वो अटैक सभी ब्लॉक्स को तोड़ते हुए आगे की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन वो बंदा उस अटैक को डॉज कर लेता है। और हाँ सॉरी भाई, मैंने इसका नाम अज़ेज़ल बताया था, इसका नाम अज़ेज़ल नहीं है, ये जिस डीमन गॉड की पूजा करते हैं उसका नाम अज़ेज़ल है, हम इसे ड्रैकुला ही बोलेंगे। वो इस अटैक को देखकर पूरी तरह हैरान हो चुका होता है और बोलता है कि नहीं, मुझे भरोसा नहीं हो रहा, आखिर ये बंदा आइस जनरल के एबिलिटीज को कैसे पोजेस कर सकता है। इसने अभी अभी नॉर्दर्न विंड और विंटर ब्लिजार्ड का यूज किया। इधर हम देखते हैं एली को, जो कि पूरा बेडस लग रहा होता है। ड्रैकुला बताता है कि ब्लिजार्ड ये वो अटैक है जिससे कि पूरी दुनिया को सफेद रंग में रंग दिया जा सकता है, जिससे कि सब कुछ फ्रीज हो सकता है। डीमन गॉड का एक ग्रेट पावर जो कि हमें अभी एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने के लिए जरूरत है, और जिससे कि हम लॉर्ड एजेजल को रिवाइव कर पाएंगे। वो मटेरियल जिसे कि हमें कैसे ना कैसे करके हासिल करना है, वो है आइस जनरल। ऐसा दिख रहा है केवल एक छोटा सा इंसान नॉर्दर्न विंड और विंटर ब्लिजार्ड का यूज कर रहा है, ये हमारे लिए कुछ ट्रबल सम हो सकता है। और उससे भी ज्यादा ये एक मेलविंगर है जो कि हमारे आर्क एनिमी रह चुके हैं। इधर एरिक अपना अटैक रेडी करते हुए बोलता है, अभी हम फाइट के बीच में आके तुम किस बारे में सोचे जा रहे हो। वो अपने बॉडी स्ट्रेंथिंग आर्ट की फेरोसियस टाइगर रस का यूज करने लगता है, और वो अपने इस अटैक से उसके एक हाथ को काट देता है। इस अटैक को देखकर वो ड्रैकुला भी हैरान हो चुका होता है और बोलता है, क्या बॉडी स्ट्रेंथिंग आर्ट? सच में आखिर इस बंदे ने अपने पास क्या क्या छिपा रखा है। और वो उससे दूर हटे हुए बोलता है, ये एक मेगस के लेवल पे नहीं है, ये तो उसके आसपास भी नहीं है, ये जरूर सेवन सर्कल का एक आर्क मेज है। और ये देखना कि ये बॉडी स्ट्रेंथिंग आर्ट को इतनी आसानी से यूज कर पा रहा है, तो ये ऐसा कोई नहीं है जिसे कि मैं डिफीट कर सकता हूँ। मुझे अभी वॉप मैजिक द्वारा स्केप करना होगा और अपने सुपीरियर्स को इन्फॉर्म करना होगा। हम देखते हैं कि वो अपने पॉकेट से कुछ पेपर जैसा निकालता है और उससे फाड़ देता है। तभी वो कुछ नोटिस करता है और बोलता है कि आखिर ये एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा। तभी हम देखते हैं एली को, जो कि उसके पीछे आ चुका होता है और उसके सर पे हाथ रख देता है और बोलता है कि ऑफ कोर्स ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने पहले ही ये मेक श्योर कर दिया था कि तुम यहाँ से ना भाग पाओ। और उसका सर पकड़ के वहीं जमीन में गाड़ देता है, मतलब जमीन में घुसा देता है। इधर मेफिस्टो भी उसे देखते हुए बोलता है कि हाँ, आखिर ये एज़ेज़ल के वर्शिपर्स कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। और वो एली की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये रास्कल, आखिर अरेंजमेंट में इसके साथ क्या हुआ, इतने कम समय में ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। और मैं आपको क्लियर करते जाऊं कि ग्रिगोरी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो कि अज़ेज़ल डीमन गॉड को पूजा करती है। एरिक बोलता है, ऐसा दिखना कि ग्रिगोरी का इन्फ्लुएंस यहाँ तक फैल चुका है, मैं इसके बारे में और भी ज्यादा गहराई से जानना चाहता हूँ, लेकिन ये बंदा तो पहले ही मर चुका है, तो अब मैं केवल इसके डेमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं एरिक अपना यू सील एक्टिवेट करते हुए उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। उसका यू का सील बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा कड़वा है, केयरफुल रहो। तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैकुला उठकर खड़ा होने लगता है और वो एरिक पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर एरिक भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है और वो बोलता है, ये तो मर चुका था, आखिर खड़ा कैसे हो गया। हमें दिखाया जाता है उसके फेस को, जो कि पूरी तरह चेंज हो चुका होता है और वो पूरा डिमोनाइज हो चुका होता है। वो बोलता है एरिक से, तुम वही हो जिसने काया को मारा था। उसके इस चेहरे को देखकर एरिक के पसीने छूट गए होते हैं। वो बोलता है, इसके पास इतनी ज्यादा इमेंस डेमोनिक एनर्जी है, क्या ये कोई डीमन किंग है। तभी मेफिस्टो बोलता है, मुझे ये मत बोलना कि ये वही है, और वो पहले ही जग चुका है, डीमन किंग एज़ेज़ल। हमें बताया जाता है 30 साल पहले का वो रीजन जिससे कि ह्यूमंस डीमंस के खिलाफ जीत चुके थे, क्योंकि डीमंस के पास कोई
कोई भी एब्सोल्यूट रूलर नहीं था जो कि डीमंस को लीड कर सके। लेकिन अगर उस समय किंग अज़ाज़ेल, जिसे कि अत्याचार का देवता भी माना जाता है, अगर वो रिवाइव हो जाता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। और इसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए हेक्साग्राम और इंपीरियल फैमिली एक साथ इस मैटर में इन्वॉल्व हुए। तभी एरिक मेफिस्टो से बोलता है, मेफिस्टो अब सही यही रहेगा कि हम यहाँ से रिट्रीट कर जाएं। मेफिस्टो बोलता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एरिक बोलता है, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वो बोलता है कि ये केवल एक कॉपी है, ये केवल उसका एक इंफीरियर वर्जन है जो कि कभी भी अज़ाज़ेल नहीं बन सका। और तुम भी ऐसा ही कुछ सोच सकते हो, क्योंकि मेरे को इंक्लूड करते हुए सभी ग्रेट डीमन किंग्स या तो मर चुके हैं या फिर सील हो चुके हैं। लेकिन जब तक हमारा ट्रू नेम एग्जिस्ट करता है, हम कभी भी अस्तित्व से खत्म नहीं हो सकते हैं। एलिक बोलता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अज़ाज़ेल का भी ट्रू नेम कहीं ना कहीं पर अभी जरूर होगा। मेफिस्टो बोलता है कि हाँ, क्योंकि अगर ऐसा केस नहीं होता तो ग्रिगोरी अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करता। उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग सभी तरीके के एक्सपेरिमेंट्स को यूज कर रहे हैं जिससे कि वो अज़ाज़ेल को रिवाइव कर पाए। तो इसका मतलब ये है कि इन सभी गंदे कामों के पीछे ग्रिगोरी का ही हाथ है। और ये ठीक वैसा ही है जिस तरीके से इन लोगों ने उस टोटम का यूज किया था उन फार्मर्स की जान लेने के लिए, है ना? सच में हम लोग बहुत ही ज्यादा गंदा फंस चुके हैं। तभी एल्रिक अज़ाज़ेल से बोलता है, ओए थर्ड कॉपी, जैसा कि तुमने बोला था कि मैंने काया को मारा है, तुम चिंता मत करो, फ्यूचर में मैं ग्रिगोरी का भी लंका लगाऊंगा और मैं खुद को छिपाऊंगा नहीं। वो भी हंसते हुए बोलता है, ओहो, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अब यहीं पे मरना होगा। और वो अपना वायलेंट गेल का यूज करने लगता है जो कि पहले वाले अटैक से और भी ज्यादा डेंजरस होता है। इधर एल्रिक उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तुम्हें यही मारना पड़ेगा, आज ही मेरा कद दो। और वो ड्रैगन स्पीच का यूज करते हुए खुद का एक टोर्नेडो क्रिएट कर लेता है और उससे बोलता है, क्या तुम थोड़ा प्रॉपरली नहीं बोल सकते? उन दोनों का अटैक एक दूसरे से क्लैश होने लगता है। एलिक अपना बाइंड चैन का यूज करते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अज़ाज़ेल अपना मैजिक यूज करते हुए उसके अटैक को पूरी तरह खराब कर देता है और बोलता है कि नहीं, इतनी जल्दी नहीं। तभी एलिक उसके पीछे आ जाता है और बोलता है, हाँ मेरी जान, वो अटैक तो केवल तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था, अब तुम देखोगे असली अटैक। हम देखते हैं कि वो अपने बॉडी स्ट्रेंथिंग आर्ट व्हाइट टाइगर स्लेट का यूज करने लगता है जिससे कि एक टाइगर जैसा इमेज क्रिएट होने लगता है और वो अपना अटैक पूरी तरह बना लेता है और अज़ाज़ेल पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और वो जो अपना अटैक उस पर लॉन्च करता है तो अज़ाज़ेल अपने एक हाथ से उसके अटैक को रोक देता है और बोलता है, ओहो, बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट, जिसे देखकर एलिक बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है। तभी वो अपने दूसरे हाथ का यूज करते हुए अपने ड्रैगन स्पीच से उसके पेट की जगह वाले हिस्से को काट देता है, लेकिन वो हिस्सा उसका रीजनरेट होने लगता है। अज़ाज़ेल बोलता है, अरे ये यूजलेस है, तुम्हारे ऐसे छोटे मोटे अटैक्स का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होगा, अब मरो। तभी वो अपना एक पंच बना लेता है और उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जिससे देखकर एरिक बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है और बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है अगर ये मेरे ऊपर हिट हुआ तो। तभी वो अपना ब्लॉक की स्पीच यूज करता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। एरिक अपने मन में सोचता है कि अभी इसने केवल बॉडी पोजेस की है तो ये इतना ज्यादा स्ट्रांग है, अगर इसकी रियल बॉडी होती तो फिर क्या होता। और जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है ये वो इसकी बॉडी से और भी ज्यादा मर्ज होते जा रहा है और कॉन्टिन्यूसली स्ट्रांगर होता जा रहा है। मेफिस्टो एरिक से बोलता है, वो भले ही एक कॉपी है लेकिन वो एक ग्रेट डीमन किंग का कॉपी है, ये उसके लिए शर्म की बात होगी अगर वो एक छोटे से बच्चे से इतनी आसानी से हार जाता है तो। एरिक बोलता है अपने मन में, ये सुनने में बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन मेफिस्टो इस समय सही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मैच अधिक से अधिक ड्रॉ ही होगा। लेकिन इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, तभी वो किसी तरफ डायरेक्शन में देखता है और वहां पर वो सभी लॉ एंड बेस्टमैन आ चुके होते हैं। तभी वो लॉ एंड बेस्टमैन अपने सोल्जर्स को बोलता है, सभी लोग सभी तरफ फैल जाओ और मेक श्योर करना कि इन्फिल्ट्रेटर्स यहाँ से एस्केप ना कर पाए। इधर एलिक अपने मन में सोच रहा होता है कि फ्यूरी टाइप और भी ज्यादा नजदीक आ चुकी है, मेरा प्लान ये था कि मैं सीक्रेटली आइस जनरल को ऑब्जॉर्व कर लूं, लेकिन अब वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। तभी अज़ाज़ेल बहुत सारे पोर्टल को ओपन करना चालू कर देता है और बोलता है, इसका मतलब ये है कि मैं अब जीत चुका हूँ। हम देखते हैं कि उस पोर्टल से बहुत सारे डीमंस उस बैटलफील्ड में आ चुके होते हैं। मेफिस्टो एरिक से बोलता है, मुझे लगता है कि तुम पूरी तरह से सराउंडेड हो चुके हो, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरी तरकीब है यहाँ से निकलने के लिए? एरिक बोलता है, अगर मैं अपने पूरे माना को यूज करता हूँ तो मैं यहाँ से एस्केप कर सकता हूँ, लेकिन ये भी बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है क्योंकि फ्यूरी ट्राइब भी इधर की तरफ आ रही है। मेफिस्टो बोलता है, तो फिर आखिर तुम क्या करने वाले हो? तभी एरिक मेफिस्टो से बोलता है, मेफिस्टो क्या तुम्हें पता है? और वो अपना कट स्पीच का यूज करता है और अटैक कर देता है उन सभी डीमंस की तरफ। अज़ाज़ेल बोलता है, ये सभी तुम्हारी नाकामयाब कोशिशें हैं, और उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। एरिक हंसते हुए बोलता है, मेरे हाउस रोड में एक बहुत ही पुरानी रीत चलते हुए आ रही है, अगर कोई चीज हमारे हाथ नहीं लगता तो हम उस चीज को किसी और के भी हाथ नहीं लगने देते हैं। और इतना बोलते हुए वो अपना मैजिक अपने हाथ में क्रिएट करने लगता है, जिसे देखकर अज़ाज़ेल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि नहीं, ऐसा मत करना। हम देखते हैं कि वो अपना अटैक आइस जनरल के चैन की तरफ कर देता है, जिससे कि आइस जनरल का चैन टूटने लगता है। इधर अज़ाज़ेल पूरी तरह परेशान हो चुका होता है। मेफिस्टो बोलता है, ये बंदा सच में पूरी तरह पागल है। इधर आइस जनरल अपने चैन से आजाद हो चुकी होती है, जिसे देखकर गॉडेस कैमेलिया बोलते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम मेलविंगर हो, लेकिन क्या तुम सच में पागल
पागल हो? मेफिस्टो हंसते हुए बोलता है कि हाँ ये सही है, एकदम मलविंगर जैसा। ये सबसे बेस्ट चीज है जो कि मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद देखा है। कैमेलिया एल्रिक से बोलते है, क्या तुम अपने आइस क्रिस्टल में उसे कैद नहीं करने वाले थे? आखिर तुमने उसे डिलीट क्यों कर दिया? एल्रिक बोलता है, तो फिर आखिर मैं करता भी क्या? और इतना बोलते ही एल्रिक वहां से भागने लगता है, जिसे देखकर एज़ेज़ल बोलता है, तुम सभी जाओ और उसका पीछा करो, तब तक हम इस आइस जनरल को दोबारा बाइंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि आखिर ये किस तरह डायरेक्शन में अटैक करेगी, और अगर हम उस बंदे को खो देते तो जरूर हमारे फ्यूचर प्लान्स में बहुत बड़ी रुकावट बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम उस मेलविंगर के छोटे से बीज को फलने फूलने नहीं दे सकते। और इतना बोलते उसके मुंह से ब्लड निकलना चालू हो जाता है। वो बोलता है, डैम इट, इतने खराब समय पे इस लाइफ फोर्स को खत्म होना था। इधर हम देखते हैं कि आइस जनरल भाग रही होती है और उसके आगे एल्रिक होता है। मेफिस्टो कैमेलिया से पूछता है कि आखिर वो एल्रिक का ही पीछा क्यों कर रही है। कैमेलिया उससे बताती है क्योंकि उसके बॉडी से मेलविंगर का स्ट्रॉन्ग माना बह रहा है, जिसका यूज उसे सील करने के लिए किया गया था। तभी मेफिस्टो उससे बोलता है, ये तो उन बिशमैन पे अप्लाई होता है जिन्होंने उसके सील को और भी ज्यादा मजबूत किया था, लेकिन फिर भी वो एल्रिक का ही इतने गुस्से में पीछा क्यों किए जा रही है। और इस बात का जवाब कैमेलिया के पास भी नहीं होता। इधर वो सोच रही होती है कुछ ना कुछ गलत तो जरूर है, क्योंकि आइस जनरल ने बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सभी लाइफ फॉर्म पे एक समान गुस्सा किया है। उसने कभी किसी स्पेसिफिक टारगेट को फोकस नहीं किया। मैं उसे बहुत लंबे समय से देखती आ रही हूँ, लेकिन इससे ज्यादा गुस्सा मैंने उसे कभी नहीं देखा। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो एलिक से बोलती है, हे एलिक, क्या तुमने कुछ किया है आइस जनरल के साथ? एलिक बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ खास तो नहीं किया, बस जब मैंने उसके सिर को रिलीज कर रहा था तब मैंने उसको अपने आइस मैजिक से एक फ्लिक किया था उसके फोरहेड पे। कैमेलिया हैरान होते हुए बोलती है, क्या क्या तुमने फ्लिक किया था उसके फोरहेड पे? क्या तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? एलिक हंसते हुए बोलता है कि मैं चाहता था कि वो मेरा पीछा करे, जिससे कि मैं उसे वहां ले जाऊं जहां मैं चाहता हूँ, और उसका यूज करते हुए मैं इन सभी कीड़े मकोड़ों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि आइस जनरल दौड़ते दौड़ते सभी बीस्टमैन को कुचले जा रही होती है। मेफिस्टो उसे बोलता है कि सच में तुमने पूरा मैस फैला के रख चुका है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? एलिक बोलता है, चूंकि सिचुएशन इस मोमेंट पे आ चुकी है तो मैं इस जगह को पूरी तरह नर्क बना दूंगा। मेफिस्टो हंसते हुए बोलता है, सच में पहली बार मेरे को तुम्हारे साथ इतना मजा आ रहा है। तभी एली को कम्युनिकेशन स्टोन से उसके लिए मैसेज आता है, जहाँ पे हरमन वाइल के बंदे उससे पूछते हैं, एली आखिर क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि कोल्ड वे पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है, क्या तुम कहीं हर्ट तो नहीं हो? एली बोलता है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इस सभी कमोशन के पीछे मैं हूँ। वो बोलते हैं कि एली प्लीज केयरफुल रहना, क्योंकि अगर तुम हर्ट होते हो तो हमारी बहुत ही तबियत से खातिरदारी होने वाली है। लेकिन वैसे आखिर तुमने किया क्या है जिससे कि इतना बड़ा कमोशन क्रिएट हो चुका है? एलिक बोलता है कि एक्चुअली ये उतना कुछ सीरियस नहीं है, मैं बस आइस जनरल को अपने साथ साथ भगा रहा हूँ। ये बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और हरमन वाइल भी। वो बोलते हैं कि मुझे पता था कि तुम बहुत बड़े संकी इंसान हो, तो तुम्हारे पास प्लान है पहले से, है ना? आखिर हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? एलिक बोलता है, प्लीज मेरे लिए बस रास्ते को साफ रखिए। वो लोग बोलते हैं कि क्या तुम कहीं जाने जा रहे हो? एलिक बोलता है कि हाँ, मैं फ्यूरी ट्राइब की तरफ जा रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है, फ्यूरी ट्राइब के फोर्ट्रेस का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है उसी फॉक्स वाले कैप्टन को जो कि बोल रहा होता है कि नाइट ऑफ डोमेन का इंसर्कलमेंट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसके सबऑर्डिनेट्स बोलते हैं कि आइस जनरल को वुल्फैंग की तरफ स्पॉट किया गया है, और उसने डोराडो में भी बहुत ही ज्यादा हड़कंप मचाया है, और वो टाइकान में भी दिखी है। इधर वो फॉक्स कैप्टन गुस्सा होते हुए बोलता है कि आखिर उसने आइस जनरल को उसके सील से रिलीज कैसे किया। तभी उसका दूसरा बंदा आके बोलता है कि माय लॉर्ड, हम पर बहुत सारे क्वेश्चन किए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि आइस जनरल अचानक से ही हमारे फ्यूरी ट्राइब में कैसे अपीयर हो चुका है, और टेल ब्लेसिंग का क्या हुआ। फॉक्स अपने मन में सोचता है कि आइस जनरल वो टूल है जिससे कि हम अपने शासन को व्यवस्थित रखते हैं, और इस बात को हमें कैसे भी सीक्रेट रखना है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फ्यूरी ट्राइब का रूलिंग सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगा। और ऑर्डर देते हुए अपने सोल्जर को बोलता है, जल्दी जाओ, मोबिलाइजेशन ऑर्डर सेंड करो, और उन सबसे बोल देना कि उन सब ने थोड़ी सी मूर्खता की तो उन सबके सर काट दिए जाएंगे। वो बंदा वहां से यस लॉर्ड बोल के निकल जाता है। वो अपने मन में बोलता है कि हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि दूसरी सिटीज अपना दिमाग न लगाने लगे। अगर एक बार हम इस जनरल को सबड्यू कर लेते हैं तो हम उसे भागने से रोक सकते हैं। आखिर ये सब कैसे हो गया? जरूर उसके पीछे वही मेलविंगर है, हमें उसे किसी भी कीमत पे मारना होगा। वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि जाओ उस मेलविंगर को खोजो, क्योंकि इन सभी कमोशन के पीछे जरूर वही होगा। इधर उसके बीच घबराते हुए उससे बोलते हैं, हमने किसी को डिस्कवर किया है और हमें लगता है वही मेलविंगर है। फॉक्स पूछता है कि आखिर वो कहाँ है? वो हकलाते हुए बोलता है, वो ठीक हमारे फ्यूरी टाइप के मेन गेट पे है। फॉक्स डिमर बोलता है कि आखिर आखिर तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसके जहाँ पे होता है वो पूरा जगह हिलने लगता है, और वो जब अपने विंडो के पास आके देखता है तो उसे दिखाई देता है कि आइस जनरल और एरिक दोनों उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ये क्रेजी बात, आखिर ये आइस जनरल इतने गुस्से में इधर की तरफ क्यों आ रही है? आखिर ये सब क्या हो रहा है? इधर हम देखते हैं एरिक को जो कि बोलता है कि इधर
इतना ज्यादा भाग के मैं पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। मेफिस्टो उससे बोलता है कि मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि आखिर उनका नसीब कितना भी बुरा होगा जिनका पाला तुमसे पड़ता है। आखिर उसकी क्या ही गलती थी, वो बस केवल इस बात पे गुस्सा है कि तुमने अपने आई सैरो से उसके सर पर फ्लिक किया था। एनरिको से बोलता है चलो भी, तुम्हें तो पता ही है कि मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ। इतना बोलते ही वो अपने मैजिक का यूज करते हुए बहुत सारे आई सैरो बना लेता है और बोलता है तो फिर चलो अब हमारा एक्शन लेने का समय आ चुका है, और अपने आई सैरो को उधर फ्यूरी ट्राइब के टेरिटरी की तरफ शूट कर देता है जो कि एक बैरियर से ढकी हुई होती है, और वो बैरियर टूटने लगता है। ये सब देख के वो वुल्फ कैप्टन बोलता है जल्दी जल्दी जाओ और उसे रोको उस बास्टर्ड को। तभी हम देखते हैं कि वहां पर हरमन वाइल आ जाते हैं और बोलते हैं कि माफ करना, हम ऐसा तुम्हें नहीं करने दे सकते हैं। तभी वो फॉक्स गुस्सा करते हुए बोलता है ये ह्यूमंस जल्दी इनसे छुटकारा पाओ, और वो उन पे अपने सोल्जर्स को अटैक करने के लिए भेज देता है। और इतने में ही वो बैरियर पूरी तरह टूट जाता है। आइस जनरल एरिक के अंदर की तरफ एंटर कर जाते हैं। एरिक बोलता है कि मैं ठीक इसे अभी सेंटर की तरफ लेके जाने वाला हूँ। सीन सिर्फ हम देखते हैं वुल्फ किंग को जो बोलता है बहुत ही गुस्से में कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे को मेरी नींद से जगाने की। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भले ही इसका प्रिंस एक मेल जैसा है लेकिन ये एक फीमेल है। इधर एरिक भी उसे देख के बोलता है तो फिर ये है ब्लड वुल्फ किंग जिसको बारे में बस मैंने सुना ही था, और आखिर इसके बॉडी से कैसी टाइप की एनर्जी बह रही है, और ये आइस जनरल के कोल्ड वेव को भी पीछे की तरफ ढक, ये ना तो कोई डिमोनिक एनर्जी है और ना ही कोई माना एनर्जी। तभी वो वुल्फ किंग बोलती है हरी आंखें सुनहरा बाल, वेस्टमॉल ने किया, सॉरी मजाक कर रहा था। वो बोलती है कि हरी आंखें सुनहरा बाल और ये अनप्लीजेंट सा स्मेल, तो फिर तुम जरूर ही मेरविंगर हो गए। वो बोलती है कि ये टेल को रिस्टोर करते हुए मेरे को बहुत समय हो गया, अब मेरे को केवल बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट की जरूरत है जिससे कि मैं अपने लास्ट 9th टेल को भी रिकवर कर पाऊंगी। और वो आइस जनरल की तरफ गुस्सा करते हुए बोलता है एक मामूली सा मॉन्स्टर, ना ही जिसके पास दिमाग है ना ही कोई डिजायर, वो मेरे पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, जल्दी से मेरे टेरिटरी से बाहर निकल जाओ। और इतना बोलते हुए अपने बहुत ही ज्यादा प्रेशर रिलीज करता है जिससे कि एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इधर एलिक ये सब देख कर हैरान हो चुका होता है और बोलता है कि अचानक आइस जनरल ने ब्लड वुल्फ किंग पर अटैक क्यों किया। कैमेलिया बोलती है कि शायद उसने अपने सील को स्ट्रॉन्ग करते हुए उसको देख लिया होगा। हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए बहुत ही ज्यादा भयानक दिखाई दे रहे होते हैं। कैमेलिया एलिक से बोलती है क्या कोई प्रॉब्लम है। तभी हम देखते हैं एलिक को जो कि आइस जनरल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। कैमेलिया उससे बोलती है आखिर तुम क्या करने वाले हो, और आखिर ये आइस क्रिस्टल तुम इधर की तरफ ले जा रहे हो। इधर एलिक आइस जनरल के पास आ चुका होता है और वो अपना आइस क्रिस्टल निकालते हुए बोलता है कि अगर ब्लड वुल्फ किंग ने मेरी मदद करने के लिए इतना नुकसान झेल ही लिया है तो आखिर मैं इस अपॉर्चुनिटी को जाया कैसे जाने दे सकता हूँ। और इतना बोलते वो अपने आइस क्रिस्टल को आइस जनरल के सामने कर देता है एब्जॉर्ब करने के लिए। मेफिस्टो उससे बोलता है तो तुम एक तीर से दो निशाने लगाने चाहते हो, सच में तुम्हारे पास ट्रिक्स की कोई कमी नहीं है। हम देखते हैं कि वुल्फ किंग एलिक के पास आ चुकी होती है जिससे वह हैरान हो जाता है और वो अपने रेस्ट मैजिक का यूज करते हुए उसकी तरफ अटैक कर देता है। वुल्फ किंग उससे बोलती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। एलिक उससे बोलता है क्या तुम्हें ये तो नहीं लगा था कि हम दोनों एक तो सेम साइड में हैं। मेफिस्टो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है देखने में कि ये उस आइस जनरल के साथ मिलकर उसे मारना चाहता है, और इससे तो ये बीच फॉक्स और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। हम देखते हैं कि वुल्फ किंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है मेलविंगर मेलविंगर, अगर मेरे पास मेरा 9 टेल होता तो इतना ज्यादा ह्यूमिलेशन में कभी नहीं सहती। तभी वो मुस्कुराने लगती है। हम देखते हैं कि उसका एक पूंछ अलग हो जाता है और वो अलग होकर एरिक पे अटैक कर देता है, जिसे देख के एरिक भी हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिर ये क्या है। हम देखते हैं कि वो पूंछ बहुत सारे क्लोन्स बना लेती है और वो ठीक फॉक्स जैसी दिख रही होती है। एरिक बोलता है ओहो ये फालतू से ट्रिक्स मेरे सामने काम नहीं आने वाले, और वो अपना फ्रीज मैजिक का यूज करते हुए उन सब पे अटैक कर देता है। एरिक उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता क्या कि तुम क्या करना चाहती हो, लेकिन ऐसी सब चीजों से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। और इतना बोलते वो अपना मैजिक यूज करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसके मुंह में कुछ घुस जाता है जिसे देखकर फॉक्सिंग खुश हो जाती है और बोलती है कि आखिरकार पकड़ लिया। हम देखते हैं कि एलिक अनकॉन्शियस हो जाता है। फॉक्सिंग बोलती है कि एक बार जब मैं तुम्हारी मेमोरी से बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट को चुरा लूं तो मैं अपने 9 टेल को कंप्लीट कर पाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि वो एलिक के माइंड वर्ल्ड के अंदर आ चुकी होती है और उसके सामने एक बंजर सा पैलेस दिखाई देता है, जिसे देख के वो वुल्फ किंग बोलती है कि अगर देखा जाए तो एक मैजिशियन ऐसे सेवी प्लेस पे रहता है तो ये मेरे लिए तो और भी ज्यादा आसान हो चुका है। हम देखते हैं एलिक को जो कि सैड इमोशन के साथ एक जगह पे बैठा होता है। तभी वो फॉक्स किंग उस पर अटैक करते हुए बोलती है कि अब मैं अपने बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट को लेकर ही रहूंगी। तभी अचानक से उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस प्रेशर पड़ने लगता है और उस प्रेशर से आवाज आता है कि आखिर एक मामूली से बीच की हिम्मत कैसे है उस चीज को हासिल करने की जो कि मेरे से बिलोंग करता है। इस प्रेशर को महसूस करके फॉक्स किंग के भी तोते उड़ गए होते हैं। वो बोलती है कि आखिर एक ऐसा ट्रेमेंडस प्रेशर है। वो बंदा बोलता है कि तुम तो मेरे सामने खड़े होने की भी वर्दी नहीं हो, और आप लोगों को तो पता हो ही हो गया होगा कि आखिर ये बंदा कौन है। वो बोलता है कि डिवावर कर लो इसे। हम देखते हैं कि उसकी तरफ बहुत बड़ा मुंह उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और पूरी तरह डर चुकी होती है। तभी हम देखते हैं कि वो एलिक के माइंड वर्ल्ड से बाहर आ चुकी होती है। वो बोलती है कि आखिर वो क्या चीज थी, आखिर उसके सोल के अंदर वो कैसी चीज थी। इधर एलिक भी हैरान होता है कि आखिर अभी अभी क्या हुआ। उसे बस इतना याद होता है कि उस पर ब्लड वुल्फ किंग द्वारा अटैक किया गया था। तभी मेफिस्टो अपना सर उधर की तरफ मोड़ते हुए बोलता है कि नहीं मेरे को कोई आइडिया नहीं है। एलिक उसे बोलता है तो फिर तुम अचानक से ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो। तो फिर अब आप समझ गए ना कि उसके सोल के अंदर कौन था। इधर वो फॉक्स किंग गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुम बास्टर्ड कहीं क्या, मैं तुम्हें पूरी तरह भून डालूंगी। इधर उसके बीच में डरते हुए उससे दूर भाग रहे होते हैं और बोलते हैं कि ब्लड वुल्फ किंग गुस्से में आ चुकी है, उसने अपना ऑरा जनरेट करना चालू
कर दिया है, अगर कोई भी उसे टच करता है तो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हम देखते हैं एल्रिक को जो कि अपना बैरियर बना चुका होता है और बोलता है कि आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रही है। इधर ब्लड वुल्फ किंग अपने पावर को यूज करते हुए बोलती है कि मुझे नहीं मालूम कि मैंने इससे पहले कब इतना ज्यादा पावर को यूज किया था, हालांकि मैं अभी उस आइस जनरल से भी छुटकारा नहीं पा पाई, लेकिन मैं फिर भी उस मेलविंगर को पूरी तरह जला के राख कर दूंगी। तभी एल्रिक हंसते हुए उससे बोलता है, वाह तुमने तो एक अच्छा रेस्टोरेंट खोल रखा है, अगर ये तुम्हारा फायर पावर थोड़ा और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा चीजों को और भी ज्यादा अच्छे से जलाने में काम आता है। और फुल एनर्जाइज होते हुए बोलता है, तो फिर चलो मेरे को दिखाओ कि आखिर तुम्हारे अंदर कितना पावर है। सीन सिर्फ हमें एंथ्रोमॉर्फ के पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा लिटिल टाइगर किंग बहुत ही ज्यादा हाफ रहा होता है। तभी उसका मिनिस्टर उसे सांत्वना देते हुए बोलता है, मेरे लॉर्ड आप ज्यादा नर्वस ना होइए, आप एक टाइगर हैं, माउंटेन्स के किंग। और हमें दिखाया कि एक टाइगर के अंदर कितना ज्यादा स्वाभिमान होता है। टाइगर किंग बोलता है, आप जितना सोच रहे हैं वो उतना आसान नहीं है, बहुत साल पहले उन बंदों ने हमारे खिलाफ अपने पंजे किए थे और एंथ्रोमॉर्फ को बिट्रे किया था। मेरे को नहीं लगता कि वो मेरे बातों से कन्विंस्ड हो गए, उन्हें लगेगा कि मैं बहुत ही ज्यादा यंग हूँ और वो मेरी तरफ बहुत नीची निगाहों से देखेंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हेज और सीएन आ चुके होते हैं। हेज उससे बोलती है, जैसा कि तुमने पहले हमसे कहा था कि तुम इंपीरियल फैमिली को दोबारा से रिबिल्ड करना चाहते हो और बीचमैन को एक हैप्पी लाइफ देना चाहते हो। वेल ये कुछ ऐसा है जो कि केवल तुम एंथ्रोमॉर्फ का किंग ही कर सकता है। सीएन उससे बोलता है कि और हाँ तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम ठीक तुम्हारे पीछे हैं। टाइगर किंग भी अब अपने मन में ठान लेता है कि हाँ ये कुछ ऐसा है जो कि केवल मैं ही कर सकता हूँ और ये मैं करूंगा उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया है और मिस्टर एलिक जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है। अगर वो यहाँ पे होते हैं तो वो हंसते हुए मीटिंग का पूरा कंट्रोल अपने हाथों ले लेते हैं और बोलते कि ये कोई बड़ी डील नहीं है और जो भी उनके खिलाफ जाता तो वो उसे पूरी तरह दबा देते हैं। तो फिर मैं भी उनके जैसा बनने की कोशिश करूंगा। तभी गार्ड चिल्लाते हुए बोलते हैं कि टाइगर किंग आ रहे हैं। हम देखते हैं कि टाइगर किंग मीटिंग हॉल में एंटर हो जाता है और अपने चेयर की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो पीछे मुड़कर अपना एक डेंजर सप्रेसर सभी पर रिलीज करने लगता है। सिंसिव हम देखते हैं लिको जो कि लगातार आइस जनरल के एनर्जी को एब्जॉर्ब किए जा रहा होता है और बोलता है, ये सच में बहुत ही ज्यादा स्वीट है। कैमेलिया एलिक से बोलती है कि हालांकि तुम आइस जनरल के एनर्जी को लगातार एब्जॉर्ब करते जा रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो और भी ज्यादा कमजोर होती जाएगी। एलिक बोलता है कि हाँ मेरे को मालूम है, मेरे को मालूम है कि आइस जनरल अभी अपने अपोनेंट को परख रही है और स्ट्रॉन्गर हो रही है, लेकिन हमें इसे कुछ तो कुछ हासिल हो ही गया। मेरी विंटर विंड का सेल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को आइडिया हो चुका है कि आखिर मैं आइस जनरल को कैसे डिवावर कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो फॉक्स किंग के पास जाता है और बोलता है कि हे फॉक्स, ऐसा लगता है कि तुम पूरी तरह ट्रेन हो गई हो, तो आखिर तुम सरेंडर क्यों नहीं कर देती। और भाई लोग मेरे को पता नहीं कि आखिर ये सभी लोग फीमेल जैसा टोन क्यों दे रहे हैं इस फॉक्स किंग को, क्योंकि मेरे को ये मेल लग रहा है, लेकिन फिर भी अभी जो भी है ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला, तो हम इसे मेल से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉक्स किंग अपने मन में सोचता है, तो ये मेलविन का फिर से अगर केवल ये एग्जिस्ट नहीं करते, जब मुझे मेरी ट्राई तो अबेंडन कर दिया गया था और मैं काली अंधेरी रात में मर रहा था, तब मैं किसी ऐसे से मिला जो कि मिस्टीरियस पावर्स को यूज कर रहा था और सैकड़ों सालों तक उसके अंडर रहकर मैंने ट्रेनिंग की और मैं इतना ज्यादा स्ट्रेंगर हो चुका था जिसका कोई भी मैच नहीं कर सकता था। मैंने अपने लीडरशिप के अंदर फोर्सेस को बिल्ड किया और किंग बनने की कोशिश की और मैंने ब्लैक स्नोफील्ड के बियॉन्ड जाने की कोशिश की और मैं एम्पायर को अपने सामने पूरी तरह सबमिट करवाना चाहता था, लेकिन मेरे उस रास्ते के सामने एक बहुत बड़ा दीवार खड़ा हो गया और उस दीवार का नाम था मेलविंगर। हमें दिखाया जाता सोडोन मेलविंगर को। वो उससे बोलते हैं कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम वहां चले जाओ जहाँ से तुम आए थे। अगर तुम शांति से रिट्रीट नहीं करते तो फिर मैं नहीं जानता कि आखिर यहाँ पे कितनी लाशें बिछेंगी। फॉक्स बोलता है, लेकिन उस समय मैंने अपने सोल्जर्स को ह्यूमंस पे अटैक करने का ऑर्डर दे दिया, जिसकी वजह से मुझे एक बहुत ही बुरे अंत का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद मैंने हार नहीं माना और अपनी आर्मी को धीरे धीरे दोबारा रिबिल्ड किया। लेकिन वो बास्टर फिर से मेरे रास्ते में आ चुका था और इस बार वो मेरे आइडल से मेरे से भी ज्यादा क्लोज हो चुका था। वो थे टाइगर किंग यूल। और वो खुद पछतावा करते हुए बोलता है कि आखिर आखिर क्यों मैं नहीं कर पाया, आखिर मैं उन मोटर्स से इतनी बुरी तरीके से कैसे हार गया। तब जाके मुझे वो स्ट्रेंथ मिला जिस स्ट्रेंथ को कभी किसी ने हासिल नहीं किया था। तब जाकर मैंने वो हर चीज को छोड़ दिया जो कि मैं सैकड़ों सालों से सीखता आ रहा था और फॉरबिडन पावर में इन्वॉल्व हो गया। तब मैंने डीमंस टेरिटरी की तरफ चलना शुरू किया और उसके बाद रोकने के लिए मेरे को कोई भी खड़ा नहीं हुआ। लेकिन आखिर फिर से वो रास्ते में मेरे क्यों आ रहे हैं, मेलविंगर्स मेलविंगर्स मेलविंगर्स, आखिर क्यों, आखिर यही सब क्यों। मैं इन सबको कभी भी माफ नहीं कर सकता। और वो इतना बोलते बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है, जिससे कि उसके बॉडी से बहुत ही ज्यादा इमेंस प्रेशर निकलता है, जिसके पावर प्रेशर से हेलिक भी ठीक से खड़ा नहीं हो पाता। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं डेफिनेटली तुम्हारे हाथ पैर को उखाड़ फेंकूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। तभी हम देखते हैं एली को जो कि कट मैजिक का यूज करके उसके सभी पूंछों को काट देता है, जिसे देख के फॉक्स भी हैरान हो जाता है और बोलता है कि नहीं। तभी एली उसे टोंट मारते हुए बोलता है कि हे फॉक्स, ऐसा लगता है कि तुम्हारा बहुत ही दुखद अनुभव रहा है मेरे परिजनों के साथ, तो अभी चलो इस रिलेशन से को यहीं पे खत्म कर देते हैं। और वो इतना बोलते हुए उस पर अटैक कर देता है अपने आइस एलिमेंट से, जिससे कि एक बहुत बड़ा धमाका क्रिएट होता है। और धूल हटने के बाद हमें दिखाया जाता है कि फॉक्स किंग जमीन पर पड़ा होता है और सच में भाई मेरे को उस पर बहुत ही तरस आ रही है। हम देखते हैं कि उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे होते हैं और वो हकलाते हुए बोलता है, तुम बास्टर्ड कहीं के, ये अभी यहीं पे
खत्म नहीं हुआ है। और वो इतना बोलते अपनी आंखें को बंद कर लेता है और कोई कंफर्म नहीं है भाई कि यहाँ पर मर गया है। एलिक अपने मन में सोचता है कि आखिर इसके कहने का क्या मतलब था। देखने से तो ऐसा नहीं लगता है कि कुछ बचा है। तभी हम देखते हैं आइस जनरल को जो कि दौड़ते हुए एलिक की तरफ ही आ रही होती है। एलिक बोलता है ठीक है मेरी तरफ रक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ गया। तो फिर चलो तुम्हारे साथ गेम खेलने का समय आ चुका है। कैमेलिया हैरान होते हुए बोलती है क्या गेम? मेफिस्टो उससे बोलता है चिंता मत करो, उसने ऐसा कुछ पहले ही बोल रखा है। वो बोलती है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। मेफिस्टो उससे बोलता है कि जब वो सील को एब्जॉर्ब करता है तब वो उनकी मेमोरीज को देख सकता है, जिससे कि उसको ओनर के सील को समझने में मदद मिलती है। उसने जरूर आइस जनरल के सील को एब्जॉर्ब करते समय कुछ देखा होगा। कैमेलिया अपने मन में सोचती है क्या ये वैसा ही कुछ हो सकता है जैसा कि उसने मेरी मेमोरीज को समझा था, और वही पीछे बातें याद करने लगती है जो कि हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है। वो बोलती है कि एली क्या तुम आइस जनरल के भी मेमोरीज को देख सकते हो? हालांकि वो आइस जनरल बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, यहाँ तक कि मैं भी उसे ठीक से कभी भी समझ नहीं पाई। मुझे आश्चर्य हो गया अगर तुम मुझसे समझ लेते हो तो। और ये सारी बातें वो अपने मन में सोच रही होती है। एलिक आइस जनरल से बोलता है क्या कि किस बात की जरूरत है, मुझे लगा था कि तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो। एलिक अपने मन में सोच रहा होता है कि पहली पहली बार मुझे लगा था कि आइस जनरल गॉड कैमेलिया की केवल एक सेल बॉडी है जो कि एविल इंटेंशन से पूरी तरह भरी हुई है, लेकिन जो मुझे आइस जनरल के मेमोरी फ्रेगमेंट से जो दिखा वो पूरी तरह डिफरेंट है जो कि मैंने सोचा था। वो आइस जनरल जिसे मैंने देखा वो एक अकेली सी छोटी सी बच्ची थी। पहली पहली बार आइस जनरल का इंसानों के खिलाफ कोई भी दुश्मनी नहीं था। वो एक ऐसी बच्ची थी जिसका जन्म आइस जनरल के तौर पे हुआ केवल डीमन गॉड की वजह से, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा थी एक नए जन्म लिए बच्चे की तरह। लेकिन उस जिज्ञासा को दुश्मनी में बदलते हुए ज्यादा समय नहीं लगा। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि छोटे बच्चे उसे देखकर डर रहे होते हैं और उसे मॉन्स्टर बुला रहे होते हैं। आइस जनरल के ऑरा से उन्हें बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही होती है, यहाँ तक कि उनके रोंगटे भी पूरी तरह जम चुके होते हैं। वो सभी उसे पत्थर मार के मॉन्स्टर बोल के दूर भगाने लगते हैं। आइस जनरल उस समय उन सबके साथ केवल खेलना ही चाहती थी, उन सबके साथ बातें हंसी मजाक करना चाहती थी, और वो उन सबके साथ मिलकर मॉन्स्टर को हंट करना, झाड़ियों के पीछे छिपना और वेदर के साथ खेलना चाहती थी। और उसके दिमाग में केवल यही एक छोटी सी विश थी, जब तक कि बीस्टमैन्स नहीं आए वो सभी बीस्टमैन अपने हाथों में हथियार लिए हुए अपने विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे दूर भगाने लगे। यहाँ तक कि मॉन्स्टर भी आइस जनरल के पावर से दूर भागने लगे और तो और पेड़ पौधे डार्कनेस के अंदर समा गए। नदियां पूरी तरह जम गई। वो केवल दोस्त बनाना चाहती थी, लेकिन वो जब भी कहीं भी जाती थी वो जगह पूरी तरह बर्फ में तब्दील हो जाता था। यहाँ तक कि उसके पास ना तो कोई पेरेंट्स थे ना कोई दोस्त, क्योंकि उसके जन्म लिए ज्यादा समय नहीं हुआ था तो उसे कुछ भी करना नहीं आता था। और अंत में उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया और इसीलिए उसको लगने लगा कि पूरी दुनिया उससे नफरत करती है और उसके सभी दुश्मन है। और वो चाहती थी कि बाकी सब भी वैसा ही कर झेले जैसा कि उसने झेला था। और ऐसे ही वो एक ऐसी मॉन्स्टर बन गई जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा नफरत भरी पड़ी है। हालांकि उसके दिल के अंदर कुछ ऐसा है जो कि वो अभी भी चाहती है, और वो कुछ ज्यादा बड़ा भी नहीं है। जब उसने जन्म लिया तब उसने कुछ बच्चों को देखा गेम खेलते हुए, और उन बच्चों को वो गेम खेलते हुए बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था और वो वही गेम खेलना चाहती है। और वो अपने मन में बोलने लगता है हालांकि ये कोई इंटेंशनल नहीं था, लेकिन मैं इसको यहाँ फ्यूरी ट्राइब तक भगा के लेके आया। ये उसी गेम से थोड़ा सा सिमिलर था। हालांकि ये बाहर से देखने में बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है, लेकिन इसके सील को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ ये अंदर ही अंदर इस मोमेंट को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही है, और इसी वजह से मैं इस गेम को इसके लिए जारी रखना चाहता हूँ। तभी वो आइस जनरल से बोलने लगता है तो फिर ठीक है, तुम मेरे को पकड़ नहीं पाए तो अब मेरी बारी है तुम्हें पकड़ने की, अब तुम्हें भागना होगा। जिसे सुनकर वो भी सोचने लगती है अगर तुम मेरे हाथों पकड़ी जाती हो तो इसका मतलब ये रहेगा कि तुम हार चुकी हो। और इतना सोते ही वो वहां से भागने लगती है और एलिक उसका पीछा करने लगता है। अरे भाई साहब, मेरे को नहीं पता कि आखिर इस मानवा में क्या चल रहा है। अगर ये बच्ची थी तो इसको छोटा सा ही बनाना था ना, इतना बवाल फिगर इसको देने की क्या ही जरूरत है। इधर में फिश बोलता है मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि केवल वो एक सिंपल सा गेम खेलना चाहती थी, सच में कितना पैथेटिक है। इधर गॉडेस कैमेलिया भी अपने मन में सोच रही होती है कि फ्लावर टेम्पल और फील्ड को प्रोटेक्ट करने का वो सोल्यूशन जिसके लिए मैं पता नहीं कितने लंबे समय से स्ट्रगल कर रही थी, वो केवल एक छोटा सा गेम है। और शायद ये सोल्यूशन मायने भी रखता है क्योंकि वो केवल मेरी ही गलतियों से जन्मी है। उसने भी वैसा ही अकेलापन महसूस किया होगा जैसा कि मैंने, और इसके रिजल्ट के तौर पे एलिक उसकी एक फ्रेंड जैसा बन चुका है जो कि उसके अकेलेपन को हटा सकता है। इधर एलिक अपने हाथ में आइस क्रिस्टल लेते हुए उसके पीछे भाग रहा होता है और बोलता है कि वाह तुम तो भागने में बहुत ही अच्छी हो, और भाई तुम लोग का तो नहीं पता, लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पे एलिक ने अपने बेशर्मी की हद पार कर दी है। बेचारी वो उसके साथ खेलना चाहती है और ये बहन का पकोटा उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के पीछे पड़ रहा है। इधर हम देखते हैं कि वो सभी उसके डेमोनिक एनर्जी को अपने आइस क्रिस्टल में एब्जॉर्ब कर लेता है और धीरे धीरे वो एक छोटी सी बच्ची में बदल जाती है। एलिक उससे बोलता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। वो हंसते हुए पीछे की तरफ देखती है और फूलों की पंखुड़ियों में बदल कर पूरी तरह गायब हो जाती है और जाते हुए बोलती है कि सच में मुझे तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा लगा खेल के। और देखते ही देखते आइस जनरल की सारी एनर्जी आइस क्रिस्टल के अंदर आ जाती है और वही आइस क्रिस्टल सभी तरह अपने फ्रेगनेंस को पहुंचाने लगता है। हर सिटीज में उसकी फ्रेगनेंस पहुंचने लगती है और आइस मेल्ट होने लगती है और आसमान से सारे काले बादल
बादल हट जाते हैं, काली बर्फ भी हट जाती है और सभी जगह केवल हरे भरे फ्लावर ही दिखाई देते हैं। हालांकि विंड अभी भी थोड़ा चिल है और रिफ्रेशिंग है। इधर गॉडेस कैमेलिया अपने आंखों में आंसू लेते हुए बोलती है, ये वही स्प्रिंग है जिसके बारे में लोग बोलते हैं कि जब विंटर गुजरेगा तब स्प्रिंग का वो सुनहरा दिन आएगा। वो अब आ चुका है। हम देखते हैं कि हर जगह केवल ग्रीनरी ही दिखाई देती है और आसमान से धूप भी निकल जाता है। इधर हम देखते हैं टाइगर किंग को, जो कि अपने ट्राइब एल्डर से बोलते हैं कि आप देख रहे हैं फ्यूरी ट्राइब का पूरी तरह खात्मा हो चुका है। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि आइस जनरल भी डिफीट हो चुका है और खुद के सामने अपने आंखों से ये देखने में मेरे को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज फील हो रहा है। एल्डर बोलते हैं कि हाँ, मेरे को भी सेम फील हो रहा है, क्योंकि हमारी लंबी समय से चलती आ रही वो इच्छा आज रातों रात पूरी हो गई। हालांकि इस समय अब वो इम्पोर्टेंट है जो कि अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। चूंकि फ्यूरी टाइप पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है तो टाइगर फैमिली और स्नोफील्ड को पूरी तरह यूनिफाई करना उतना ज्यादा आसान नहीं होगा। किंग बोलता है कि हाँ, आपने सही बोला, अब आ गया समय मेरे को अपना सब कुछ लगा देने का। इधर हम फ्लावर फेज को भी देखते हैं, जो कि खुश होती हैं और बोलती हैं कि स्प्रिंग आ गया, स्प्रिंग आ गया। वो बोलती हैं कि उधर की तरफ देखो, उधर से एलिक और कैमेलिया आ रहे हैं। एलिक उन सबसे बोलता है तो आप सब भी यहीं पे हैं। फ्लावर फेज एलिक से बोलती हैं कि आखिर तुमने ये सब कैसे किया। एलिक उनसे बोलता है कि ये सब तो तुम सबका शुक्रिया, जो कि तुमने मुझे फ्लावर फ्रेगनेंस दिया था और उससे ज्यादा बेटर कुछ नहीं था विंटर को दूर करने के लिए। फ्लावर फेज हैरान होते हुए बोलती हैं कि क्या आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, हमें कुछ समझ नहीं आया अभी अभी जो तुमने बोला। गॉडेस कैमेलिया उन सबसे बोलती है कि इसका कहने का मतलब ये है कि सब कुछ अच्छे से गुजर गया और तुम सबका शुक्रिया, और अगर ये बात भी तुम्हें कठिन लग रही है समझने में तो तुम केवल इसके थैंक्स को एक्सेप्ट करो। तभी वो खुश होते हुए बोलते हैं कि वाह, हमने विंटर को दूर भगा दिया, हमने एलिक की हेल्प की विंटर को दूर भगाने में। तभी एलिक टाइगर किंग से पूछता है तो फिर क्या सब कुछ स्मूथली गया। टाइगर किंग हंसते हुए बोलते हैं कि हाँ, आपका शुक्रिया, आपकी वजह से हम उन्हें मनाने में कामयाब रहे हैं। एलिक उससे बोलता है कि थैंक्स की कोई बात नहीं है, मैंने तो केवल मीटिंग को सेट किया था, मनाने के काम तो आपने किया है। इधर एल्डर अपने मन में दोनों को देख के सोच रहे होते हैं कि जब हमारे किंग उन सभी फ्यूरी ट्राइब के लीडर के साथ नेगोशिएट कर रहे थे तब मेरे को लगा कि वहां पर टाइगर किंग नहीं बल्कि एल्रिक मेलविंगर उन सबसे नेगोशिएट कर रहे हैं। ये वो पर्सन है जिन्हें कि हमारे माउंटेन किंग एडमायर करते हैं। इन्होंने राजाओं वाले व्यक्तित्व के साथ जन्म लिया है। मेलविंगर्स हाउस होल्ड के एक्शन की वजह से हमारे कॉन्टिनेंट का भी फ्यूचर डेफिनेटली इन्फ्लुएंस्ड होगा। किसी भी कीमत पे हमें इनका हाथ कभी नहीं छोड़ना। सीन शिफ्ट होता है, हमें दो सोल्जर्स को दिखाया जाता है जहाँ वो बात कर रहे थे कि हमें भरोसा नहीं हो रहा कि वुल्फ किंग मर चुका है। ऐसा लगता है कि वो इंसान जिसे मेलविंगर कहा जाता है वो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और ये देखना कि उन्होंने आइस जनरल को कैसे डिफीट किया है, इतने में हम देखते हैं कि उन दोनों के पीछे एक ब्लैक शैडो टाइप का आने लगता है और वहां पे आवाज आने लगती है कि मुझे पता था इसके पीछे वही बंदा होगा। हम देखते हैं कि वो उन दोनों पे अटैक करके मार डालता है और ये वही बंदा होता है अज़ेज़ल। वो अपने मन में बोलता है कि मैंने बेयरली इस बॉडी को मेंटेन रखा है अपने सबऑर्डिनेट्स की लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करके और यहाँ तक पहुंचने के लिए, लेकिन अगर देखा जाए कि यहाँ तो पहले ही ब्लड वुल्फ किंग और आइस जनरल डिफीट हो चुके हैं। 10 साल हमने इस ब्लड वुल्फ किंग में इन्वेस्ट किया है जिससे कि हमें आइस जनरल मिल जाता। अगर ब्लड वुल्फ किंग बिशमैन को यूनाइट कर पाता तो ये केवल कुछ समय की बात होती, जिससे कि मेरे हाथों नॉर्दर्न विंड और विंटर विजार्ड लग जाता। तब मैं उस मेलविंगर ब्रेड से तभी छुटकारा पा लेता तब जब उसे ब्लॉकेज डिजीज थी, और फिर मैं मेलविंगर से रिलेटेड सभी ट्रेसेस को जला के राख कर देता। हमारी आत्मसंतुष्टि हमें फिर से खाई जा रही है। अगर ऐसी बात है तो अब केवल एक ही रास्ता बच चुका है इसे डील करने का, और वो रास्ता डीमन को अवेकन करना, जो कि ब्लड वुल्फ किंग में प्लांट किया गया है। तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है, डीमन गॉड और डीमन किंग, प्लीज अपने आंखों को अपनी इस लॉयल सबऑर्डिनेट की तरफ डालें, मैं आपके लिए अपनी इस जिंदगी को समर्पित कर रहा हूँ। तभी एक आवाज आती है और वो आवाज उससे बोलती है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम बहुत ही ज्यादा उदास दिख रहे हो, अगर ऐसी बात है तो अपने भावनाओं को एकत्र करो और उसे लगातार बार बार खंगोलो, और ऐसे ही तुम बन पाओगे एक ग्रेटर डीमन, और उसके बाद तुम्हारे लिए नए रास्ते खुल जाएंगे। इधर हम देखते हैं ब्लड वुल्फ किंग पूरी तरह डेमोनाइज हो चुका होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एलिक की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर कैमिलिया एलिक से बोलती है, अब तुम आइस जनरल के साथ क्या करने का प्लान कर रहे हो। एलिक बोलता है, चूंकि मैं विंटर से सभी मटेरियल्स को गैदर कर चुका हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अब विंटर को कंप्लीट कर सकता हूँ। कैमिलिया उससे पूछती है, क्या कि तुम्हें पता है कि ये कैसे करना है। एलिक बोलता है कि बेशक नहीं, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना। कैमिलिया, क्या तुमको कुछ पता है। कैमिलिया उससे घुमाते हुए बोलती है, अगर मैं जानती हूँ तो जानती हूँ, अगर नहीं जानती तो नहीं जानती। इधर उसके बातों से हैरान होते हुए बोलता है एलिक की, क्या आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तभी हम देखते हैं कि उन सबके ऊपर कोई प्रेशर टाइप का आने लगता है। एलिक हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या आखिर ये क्या था। वो बोलता है, क्या ये वही चीज है जब ब्लड वुल्फ किंग ने बोला था कि ये अभी अंत नहीं है। हम देखते हैं ब्लड वुल्फ किंग को, जो कि पूरी तरह वुल्फ डीमन में तब्दील हो चुका होता है और उसके बॉडी से बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तभी गॉडेस कैमिलिया एलिक से बोलते हैं, एलिक, किसी ने खुद को डीमन गॉड के आगे सेक्रीफाइस करके ब्लड वुल्फ किंग को दोबारा रिवाइव कर दिया है। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये दूसरा आइस जनरल बन जाएगा। एलिक अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे लगा ही था कि आखिर ये सब चीजें इतनी स्मूथली कैसे जा रही हैं। तभी वो अपने कम्युनिकेशन की क्रिस्टल को बाहर निकालता है और हेज और सीएन से कम्युनिकेट करते हुए बोलता है कि हेज,
जल्दी से सभी सिटीजन्स को गैदर करो और उन्हें सिटी के बाहर ले जाओ। वो दोनों बात सुन के हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, एल्रिक आखिर क्या हुआ और तुम्हारे बारे में क्या? एल्रिक बोलता है कि मैं अभी खुद का ध्यान रख लूंगा, तुम लोग पहले बाहर निकलो। हम देखते हैं कि ब्लड वॉकिंग हर जगह तबाही मचा रहा होता है। तभी एल्रिक उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी मेफिस्टो उससे बोलता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो जिसे तुम अकेले ही हैंडल कर पाओ। गॉडिस कैमेलिया एल्रिक से बोलती है कि हाँ ये सही बोल रहा है, तुम पहले आइस जनरल का यूज करते हुए उसे डिफीट कर पाए, लेकिन हर बार तुम लकी नहीं होने वाले। एल्रिक उससे बोलता है कि मेरे दिमाग में पहले से ही कुछ है, लेकिन इसका यूज करने से पहले मैं पहले कुछ रिसर्च करना चाहता हूँ। कैमेलिया उससे बोलती है कि आखिर तुम किस बारे में बोले जा रहे हो? एल्रिक बोलता है कि मैं इस समय और इसी जगह विंटर को कंप्लीट करने वाला हूँ, और इतना बोलते वो आइस क्रिस्टल को अपने मुंह में रख लेता है। एल्रिक के इस एक्शन को देखकर कैमेलिया और मेफिस्टो दोनों घबरा जाते हैं। कैमेलिया उससे बोल रही हो कि आखिर तुम क्या करे जा रहे हो, जल्दी से अभी रुक जाओ। मेफिस्टो उससे बोलता है क्या तुम अपने दिमाग को खो चुके हो, जल्दी से उसे बाहर निकालो। आइस क्रिस्टल को खाते ही उसकी पूरी बॉडी आइस में जमने लगती है और वो अपना मैजिक कास्ट करने लगता है, कम फोर्थ विंड। और इतना बोलते हम देखते हैं वहां पे कुछ बर्फ के तूफान जैसा क्रिएट होना चालू हो जाता है, जिसे देखकर मेफिस्टो भी बहुत ही गुस्सा करते हुए बोलता है कि ये बेवकूफ फिर से नया प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया। कैमेलिया बोलती है कि आइस क्रिस्टल एक ऐसा मिथिकल आइटम है जो कि एक्सट्रीम क्वालिटीज को पोजेस करती है। वो अकेले में ही एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस आइटम है, लेकिन इस समय देखा जाए तो उसके अंदर आइस जनरल भी कैद है, वो एंटिटी जिसने बर्फ के चादर में पूरे ब्लैक स्नोफील्ड को ढक दिया था। हम देखते हैं कि एल्रिक के पीछे आइस जनरल का अवतार दिखाई दे रहा होता है। अगर एल्रिक यहाँ पर बिना किसी प्रिपरेशन के उसे एब्जॉर्ब करता है तो या तो वो इससे उसका ह्यूमैनिटी इफेक्ट होगा, या तो उसका बॉडी पूरी तरह टूट जाएगा मानव बर्जर्क होने के कारण। एल्रिक आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? इधर एल्रिक अपने मन में बोलता है, सच में मुझे पता था ये बहुत ही ज्यादा इमेंस अमाउंट कमाना है। मेरे विंटर विंड का सेल और ब्रूट कोल्ड का सेल दोनों लगातार बढ़े जा रहे हैं और जल्दी जल्दी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं इसके पावर को एब्सॉर्ब करके। तभी उसे एक ब्लैकलिस्ट आता है। वो अपने मन में सोचता है अगर माना बजर हो जाता है तो मेरा माना रोड इसे हैंडल नहीं कर पाएगा, मुझे इसे कैसे भी और किसी भी कीमत पे इंडोर करना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि वो अनकॉन्शियस होता है और उसके गले में जो नेकलेस था वो चमकने लगता है। तभी एलिक अपना आंखें खोलता है और बोलता है तो फिर मैं इस माइंड वर्ल्ड के अंदर फिर से आ गया। तभी हमें दिखाते हैं एलिक एंसेस्टर को जो कि लिटिलाइज जनरल से बात कर रहे थे और बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ आ रही हो? तभी लिटिलाइज जनरल अपना सर हाँ में हिलाती है। एंसेस्टर बोलते हैं कि आखिर तुम अपना सर हाँ में कैसे हिला सकते हो बिना ये जाने कि मैं तुम्हें हार्म भी पहुंचा सकता हूँ? वो थोड़ा सैड हो जाती है। वो उससे बोलते हैं तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो, यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे साथ दुश्मनों वाला व्यवहार किया है। और वो इतना बोलते हैं हंसते हुए अपने बाएं फैला लेते हैं और बोलते हैं तो फिर चलो हम साथ में चलते हैं, अगर हम दोनों उस साइड साथ जाते हैं तो तुम ज्यादा बोर नहीं होगी। लिटिल आइस जनरल हंसते हंसते उसके गले आके लग जाती है। तभी वो एल्ली को देख लेती है और भागती हुई उसके पास जाती है और अपना सर झुका के उसको थैंक की तरफ बोलती है। एल्ली उससे बोलता है कि तुम्हें थैंक्स करने की जरूरत नहीं, तुम अभी इस बात पे फोकस करो कि आखिर तुम्हें कौन कौन से गेम खेलने हैं। तभी एंसेस्टर उसके पास आते हैं और बोलते हैं तुमने इस बार सुडोन से भी अच्छा किया है और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी। हमने केवल यही सोचा था कि तुम आइस जनरल को डिफीट कर लोगे और उसे आइस क्रिस्टल में कैद कर लोगे, लेकिन तुमने उसके अंदर झांक के देखा कि आखिर वो कौन है और उसको समझा और उसके दिल को गर्माहट दी। अगर जिस तरीके से तुमने इसको समझा, अगर मैं उसको वैसे अप्रोच करता तो शायद ये इतना हर्ट नहीं होती। हालांकि मैं तो ऐसा कुछ कर नहीं पाया, लेकिन तुमने मेरी सोच से भी ज्यादा जल्दी इसे कर दिखाया। एलिक उनसे बोलता है तो फिर समय आ चुका है आपका मेरे को विंटर देने का। उसके एंसेस्टर उससे बोलते हैं कि मैंने कब कहा कि तुम इसके लिए अभी क्वालिफाई हो, अगर तुम्हें सीजन को अचीव करना है तो तुम्हें और भी ज्यादा एडवांस होना होगा, और भी ज्यादा पढ़ना होगा, समझना होगा और धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। एलिक बोलता है क्या मैंने पहले ही बहुत ही ज्यादा कर दिया है और अभी भी आप मेरे को नहीं दे रहे हैं? एंसेस्टर बोलते हैं कि मैंने ये नहीं बोला था कि मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा, बात ये है कि तुम अभी विंटर को हासिल करने के लिए वर्दी नहीं हो। मैं तुम्हें वो तब दूंगा जब सही समय आएगा, केवल तुम्हें शांति से इंतजार करने की जरूरत है। अच्छा तो फिर चलो, क्या तुम्हें केवल इतना ही कहने को था? तभी एलिक हंसते हुए आइस जनरल से बोलता है जनरल मेरी तरफ वो बुढ़ा आदमी बहुत ही ज्यादा बदमाश है, और वो उसकी तरफ आने भी लगती है। एलिक अपने एंसेस्टर को ब्लैकमेल करते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि आप इसको लेकर कुछ करना चाहते हो, तो फिर अब भूल जाओ क्योंकि बिना मेरे परमिशन के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एंसेस्टर ही परेशान होते हुए बोलते हैं कि जैसे जैसे दिन गुजर रहा है तुम वैसे वैसे मेरे सिर पर चढ़ते जा रहे हो, पता नहीं आखिर हमारा हाउस होल्ड ऐसा कैसे बन गया। एलिक बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि आपको ये सोचना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा यही सोचने में लगे रहते हो कि आप अपने डिसेंडेंट को कैसे बुली करेंगे। तो फिर आप बताओ आप मेरे को विंटर देने वाले हो या फिर नहीं? वो बोलते हैं कि हालांकि मैं विंटर को लेकर मजाक कर रहा था, लेकिन अगर तुम उसे अभी हासिल करते हो तो वो तुम्हारा उतना काम का नहीं होगा, तुम्हें अभी अपने फाउंडेशन को और भी ज्यादा मजबूत करना होगा। एलिक हंसते हुए बोलता है कि हाँ मैं भी वैसा ही करना चाहता था, लेकिन अभी बाहर का सिचुएशन कुछ अलग है। इधर बाहर की तरफ देखते हैं कि एलिक पूरी अनकॉन्शियस कंडीशन में पड़ा होता है, जिसे कि गॉडेस कैमेलिया प्रोटेक्ट कर रही होती है और बोल रही होती है कि तुम्हें एलिक तुम्हें जल्दी जगना होगा, वरना हम देखते हैं ब्लड वॉल्किंग को जो कि उसकी तरफ ही आगे बढ़ रहा होता
है। इधर एलिक अपने एंसेस्टर से बोलता है वरना मेरा सिर मेरे दर्द से अलग हो जाएगा। वो भी परेशान होते हुए बोलते हैं कि आखिर तुम ऐसी चीजें अपने एंसेस्टर से कैसे बोल सकते हो। तो फिर ठीक है, अभी के लिए तुम बाहर जाओ, लेकिन जब बाहर का सिचुएशन पूरी तरह ठीक हो जाए तो मेरे प्राइवेट रेसिडेंस में आ जाना। एलिक बताता है कि विंटर को कंप्लीट करने के लिए सभी मटेरियल यहाँ पे पहले से ही इकट्ठा थे। इतना बोलते हम देखते हैं बाहर की तरफ जहाँ पर गॉडेस कैमेलिया एलिक को प्रोटेक्ट करते हुए बोलती है कि एलिक जल्दी जल्दी जगो, अपनी आंखों को जल्दी खोलो। इधर ब्लड वुल्फ किंग अपने हाथों में उसे पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि एलिक के हाथों में विंटर की एनर्जी आने लगती है और उसका हाथ ग्लो करने लगता है। उसके एंसेस्टर उससे बोलते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम डीमंस द्वारा नहीं खाए जाओगे, और इतने में ही हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ पर विंटर का सील बन जाता है। और तभी ब्लड वुल्फ किंग के हाथों से बहुत ही तेज रोशनी चमकती है जिसमें से एल्रिक उसके हाथों को फाड़ते हुए बाहर निकलता है और ठीक उसके सामने आकर एक बेडेस लोग के साथ खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर मेफिस्टो बोलता है भले ही ओटो ने उसकी मदद की हो, लेकिन ये सोचना गलत नहीं होगा कि वो पहले से एक जनरल रैंक का सील बन चुका है। सच में उसके अंदर एक मॉन्स्टरस टैलेंट है। तभी हम देखते हैं ब्लड वुल्फ किंग को जो कि अपने मुंह से कुछ पॉइजनस टाइप का निकालने लगता है, जिसे काउंटर करने के लिए एल्रिक भी अपना काउंटर अटैक कर देता है, जिसे देखकर कैमेलिया हैरान हो चुकी होती है और बोलती है क्या विंटर, उसने विंटर को पहले ही ले लिया है और उसे फ्रीली कंट्रोल भी कर रहा है। तभी हम देखते हैं एलिक जो कि अपना सर्ज मैजिक यूज करते हुए ब्लड वुल्फ किंग पे अटैक कर देता है, जिससे कि वो ब्लड वुल्फ किंग बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। एलिक बोलता है कि इस समय मेरा मैजिक पावर कंप्लीटली डिफरेंट लेवल तक पहुंच चुका है। तो सच में ये कुछ ऐसा दिखता है जब विंटर के एलिमेंट एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो फिर ये है सील ऑफ विंटर। इधर ब्लड वुल्फ किंग दर्द की वजह से जोरों से चिल्ला रहा होता है। तभी एलिक उसके पास आता है और बोलता है उसे कि सच में तुम बहुत ही ज्यादा नॉइज फैला रहे हो। तभी वो अपना मैजिक यूज करता है और बोलता है अपना मुंह बंद करो। हम देखते हैं कि इतना बोलते हुए उसका मुंह चैन से भी बन जाता है और बोलता है कि ये वो शांति है जिसकी मुझे तलाश थी, और अपने पाइन मैजिक का यूज करते हुए उसके पूरे बॉडी को अपने चैन से जकड़ लेता है और बोलता है कि अब समय आ चुका है ये खत्म करने का, और इतना बोलते ही वो उस पर अटैक कर देता है। इधर ब्लड वुल्फ किंग भी पीछे नहीं हटता, वो भी अपने मुंह से डिमोनिक फायर रिलीज करता है, जिसे देखकर एलिक अपने मन में सोचता है ये पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है और ये कुछ ऐसी एनर्जी है जिसे कि विंटर की सील भी इसे रोक नहीं सकता। तभी उसे कुछ नोटिस होता है और बोलता है इस समय वो हवा में डिमोनिक एनर्जी को फैलाया जा रहा है, जिससे कि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुए जा रहा है और उसे मारने के लिए मुझे कैसे भी उसके कोर को डिस्ट्रॉय करना ही होगा, लेकिन उसके इस फॉक्स फायर की वजह से उसे करीब जाना और भी ज्यादा मुश्किल है। उधर ब्लड वुल्फ किंग बस एक ही बात को रटे जा रहा होता है कि मेलविंगर मैं तुम्हें मार डालूंगा। इधर एलिक अपने मन में सोचता है अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो दूसरा डीमन किंग पैदा हो जाएगा, अगर शायद मेरे को कहीं ओपनिंग दिखती तो शायद मैं कुछ कर पाता, लेकिन मेरे को अभी कुछ नहीं समझ आ रहा। तभी हम देखते हैं कि उसका यू का सील एक्टिवेट हो जाता है, अपने हाथ उसके हाथ से बाहर आके बोलता है क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। एलिक उसे बोलता है तो फिर ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम खाना चाहते हो। यू का सील उसे बोलता है तो फिर मदद ना मांगने के बजाय तुम मेरे को ही लालच दिए जा रहे हो, सच में तुम्हारी दिमाग हमेशा एक कदम दूसरों से आगे ही रहती है। एलिक उसे बोलता है अगर तुम नहीं चाहते हो ऐसा तो तुम मत करो। यू बोलता है कि नहीं बेशक नहीं, इसका कोई रीजन नहीं बनता कि मैं इसे डिवॉर करने से रिफ्यूज कर दूं। हम देखते हैं कि वो अपना एक बड़ा सा मुंह खोलकर ब्लड वुल्फ किंग की तरफ आगे बढ़ जाता है और जोर से उसके गले के पीछे जाके काट लेता है। इसे एलिक को एक अच्छा ओपनिंग मिल जाता है उस पर अटैक करने के लिए। वो अपने मन में सोचता है कि इस पे कोई मामूली अटैक काम नहीं करेंगे, यहाँ तक कि मैं अपना पूरा एनर्जी को यूज कर लूँ तो वो भी काम नहीं करेगा, लेकिन मेरे को कैसे ना कैसे एक पावरफुल अटैक के साथ ही इसे खत्म करना होगा। मैं टाइगर किंग यूल के उस लास्ट टेक्निक का यूज करूंगा जिससे उन्होंने मुझे सिखाया था। और इतना बोलते हम देखते हैं कि उसका हाथ ग्लो करने लगता है और इसकी आंखें चमकने लगती है और बोलता है वो है बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट का 1000 ट्राइगर्स सेट, और इतना बोलते हैं वो अपना अटैक उस पर लॉन्च कर देता है और वो ठीक अटैक जाकर उसके कोर पे लगता है। एलिक कुछ देर बाद बोलता है तो क्या वो हिट हुआ। तभी उसके हार्ट में एक शॉक महसूस होता है और बोलता है डैम इट, ये ड्रैगन हार्ट का माना, और वो अपने चेस्ट को पकड़ के नीचे की तरफ गिरने लगता है। वो अपने मन में सोचने लगता है कि नहीं, अगर मैंने इस चांस को मिस कर दिया तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तभी वो बोलता है कि आखिर मेफिस्टो की डिमोनिक एनर्जी सडनली रिएक्ट क्यों कर रही है, जब मैं लो रैंक की सील को एब्जॉर्ब करता हूँ तो ये रिएक्ट नहीं करती। मेफिस्टो बोलता है कि ऐसा लगता है कि मेरे एनर्जी का रेमिनेंट है जो कि उस सैनिक्स के एनर्जी से दब चुका है। वो भले ही मेरी पावर का एक छोटा सा बूंद है लेकिन उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इधर एलिक अपने शरीर में महसूस करते हुए बोलता है कि मेफिस्टो की डिमोनिक एनर्जी अपने सरफेस तक पहुंच चुकी है क्योंकि मेरे ड्रैगन हेड का माना पूरी तरह खत्म हो चुका है, लेकिन इतनी पावर तो काफी ही होगी। तो फिर चलो फॉक्स अब दोबारा नहीं मिलेंगे। और इतना बोलते ही वो अपना हाथ उससे इधर आगे कर देता है और वो उस पर अपना क्रश ड्रैगन स्पीच कास्ट कर देता है, जिससे कि उसका कोर टूट जाता है और वो ब्लड वुल्फ किंग वहीं पर ब्लास्ट होकर मर जाता है और ये ब्लड दूर दूर तक सभी को दिखाई दे रहा होता है। तभी लिटिल टाइगर किंग को कुछ महसूस होता है और बोलता है कि फाइनली स्प्रिंग आ गया था, लेकिन ये हॉट विंड अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर हर जगह सूख जाएगी और इन्वायरमेंट पूरी तरह हार्श और गर्म हो जाएगा। तभी उनका एल्डर होता है अपने सोल्जर से कि मैजेस्टी को प्रोटेक्ट करो। हम देखते हैं कि उस ब्लास्ट से क्रिएट हुआ हॉट वेव सभी की तरफ बढ़ रहा होता है। इधर एल्डर अपने मन में सोचते हैं हालांकि जब तक हमारे किंग जिंदा रहेंगे तब तक बिस्टमैन को राइज करने का संभावना रहेगा। सभी ग्रेट वॉरियर्स हमारे किंग को प्रोटेक्ट करो, जब भले ही हम जल जाए लेकिन हम अपने किंग को कुछ नहीं होने दे सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक तेज
पीछे रोशनी चमकती है और हवा का एक तेज झोंका सभी तरफ फैल जाता है, जिससे कि वो हॉट विंड पूरी तरह गायब हो जाता है। हम देखते हैं कि इसके पीछे होते हैं मास्टर अगस्टीन। वो उनसे बोलते हैं कि तुम ये काम मेरे लिए छोड़ सकते हो। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ अगस्टीन एल्रिक से बोलते हैं तो फिर तुम मेरा मदद नहीं चाहते हो। एल्रिक बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैं आपकी केवल मदद पर निर्भर नहीं रह सकता। अगस्टीन बोलते हैं कि आखिर इसमें दिक्कत ही क्या है। एल्रिक बोलता है आपका अप्रेंटिस होने से पहले मैं अपने फैमिली का एक पैट्रियार्क हूँ। अगर ये पैट्रियार्क अपने प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व नहीं करता था, उसमें ना कोई ट्रस्ट करेगा ना ही कोई उसे फॉलो करेगा। मैं अपने रास्ते पे चलता जाऊंगा जैसा कि मेरे ग्रैंडफादर ने किया था, भले वो चाहे कि इतना ही डेंजरस हो, जिससे कि मैं और मेरा हाउस होल्ड इस दुनिया में फिर से दोबारा एक तारे की तरह चमक पाए। और इस प्रॉब्लम को मैं खुद से सॉल्व करना चाहूंगा और यही मेरा फिट एक मेलविंगर होने के तौर पे। अगस्टिन उससे बोलते हैं तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा टीचर होने के बावजूद भी मैं तुम्हें मरता हुआ देखूं। एलिक उनसे बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, मैं मरने वाला नहीं हूँ। और हाँ, क्या आप मेरे लिए किंग वैलेंस और एंथ्रोमो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा होगा। और इन्हीं सही बातों को वो याद कर रहे होते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है, तभी वो एल्डर से पूछते हैं कि हे बिस्टमैन। वो एल्डर उनसे बोलता है कि हाँ बताइए क्या बात है। वो बोलते हैं कि तुमने पहले भी ट्रूडॉन से मिल रखा है ना? एल्डर बोलता है कि हाँ आपने सही कहा। वो बोलते हैं तो फिर ध्यान से देखो और बताओ कि सबसे ज्यादा डेंजरस हम दोनों में कौन है। और इतना बोलते वो अपना बहुत ही ज्यादा इमेंस ऑरा जनरेट करना चालू कर देते हैं, जिसे देख के वो एल्डर भी बहुत ही ज्यादा घबरा चुका होता है और बोलता है कि इनके द्वारा निकला गया ये इमेंस पावर आखिर ये कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। वो अपने कदमों को उठाते हैं और जोर से जमीन पे मारते हैं और बोलते हैं द नाइट इज राइजिंग, जिससे कि हम देखते हैं कि पूरा आसमान जगमगा उठता है। और इस समय वो अपने व्हाइट नाइट का अटैक यूज कर रहे होते हैं, जिससे कि सभी को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। सभी बीस्टमैन अपने कान बंद कर लेते हैं और बहुत ही प्रेशर खुद के ऊपर फील कर रहे होते हैं, जिससे कि सभी अपने घुटनों पे आ चुके होते हैं। इधर एल्डर उनकी पावर को देखकर पूरी तरह आश्चर्य हो चुका होता है और बोलता है कि ये कुछ ऐसा पावर है जो कि एक इंसान से बिलोंग नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कुछ समय बाद पूरा वेदर क्लियर हो जाता है और सारा हॉट विंड गायब हो जाता है। सही बीस्टमैन बोलते हैं कि आखिर अभी क्या हुआ। वो जलता हुआ फायर पूरी तरह खत्म हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर टाइगर किंग आ जाता है, जिसे देखकर एल्डर बोलता है मैजेस्टी क्या आप ठीक तो हैं? टाइगर किंग उससे बोलता है कि हमें जल्द से जल्द सिटी की तरफ पहुंचना होगा क्योंकि ये सर एली बहुत ही ज्यादा डेंजर में है। तभी मास्टर अगस्टिन हंसते हुए बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे अप्रेंटिस को ऐसी बेफालतू की चीजों से कुछ हो सकता है? तभी हमें दिखाया जाता है कि एलिक और अपने बाकी दोस्तों के साथ टाइगर किंग की तरफ ही आ रहा होता है, जिसे देखकर टाइगर किंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपना हाथ हिलाते हुए उसकी तरफ देखता है। तभी हम देखते हैं अचानक से एलिक के चेस्ट में पेन होने लगता है और वो वहीं पे गिर जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अभी सो रहा है, उसे कुछ नहीं हुआ। इधर सीएन गुस्से में बोलता है सच में ये बंदा दूसरों को डराने में बहुत ही ज्यादा तेज है। सभी लोग ये देख के बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। हमें बताया जाता है कि और ऐसे ही ब्लैक स्नोफील्ड का सारा केओस शांत हो गया। हम देखते हैं एलिक को जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। लिटिल आइस जनरल उसके पास आती है। एलिक उससे बोलता है तो फिर तुम यहाँ पर मुझे फेयरवेल बोलने के लिए आई हो? वो अपने सर को हिलाती है। तभी एलिक उसके सर पे हाथ रख के बोलता है मेक श्योर करना कि तुम वहां पर जाकर अच्छे से खेलो और मजे करो और कोई भी परेशानी खड़ी मत करना। और वो अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे तो ये नहीं पता कि आखिर ये कहाँ जाएगी, लेकिन अगर ये जहाँ भी जाए मैं होप करता हूँ कि ये दोबारा कभी हर्ट ना हो और हमेशा खुश रहे। तभी वो छोटी बच्ची खड़ी हो जाती है और उसे बोलती है तुम मेरे साथ दोबारा खेलोगे है ना? एलिक हंसते हुए बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। सिर्फ होता हम देखते हैं एलिक उठकर बैठ जाता है और वो कभी से सो रहा होता और वो बोलता है कि आखिर मैं कब से सो रहा हूँ। तभी टाइगर किंग उससे बोलता है तो फिर तुम जग गए? कैमेलिया ने मुझे बताया था कि तुम जल्दी जगने वाले हो, तो फिर मैं अभी अभी आज गया। एलिक बोलता है ओह ऐसी बात है। तभी हम देखते हैं कि टाइगर किंग एक बुक उसकी तरफ आगे कर देता है। एलिक बोलता है कि आखिर ये क्या है? मुझे वो सभी रिसर्च मटेरियल मिल चुके हैं जो तुम मुझे देने वाले थे। एलिक बोलता है कि ये वो जर्नल है जो कि टाइगर किंग यूल अपने पीछे छोड़ के गए थे और ये कुछ ऐसा चीज है जो कि टाइगर किंग फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर आखिर तुम ये मुझे क्यों देना चाहते हो? टाइगर किंग बोलता है कि मुझे ये अचानक से ही मिल गया जब मैं लाइब्रेरी में कल घूम रहा था और मैंने इसमें कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कवर किया है और मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा चीज है जिसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, जिसे मैंने उस पेज को इस लिफ्ट से मार्क कर दिया है, तो तुम इसे खोल के देख सकते हो। तभी एल्रिक उस बुक को खोलता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है, जहाँ पर टाइगर किंग यूल ने उन सभी बातों को लिखा होता है जहाँ जैसे जैसे एल्रिक वहां पर आया था और जो कांड उसने किए थे। वहां पर बताया गया था कि 14 फरवरी को कैसे एल्रिक ने वहां पर आया था, उनसे मिला था और उनसे ये बोला था कि वो एक ऐसे मास्टर का टीचर था जिससे की बॉडी स्ट्रेंथिंग आर्ट आती थी और वो फिर मेरे ट्राइब में सेटल हो गया। और फिर 16 फरवरी का समय आया जब तक कि वो मेरे कल्चर में पूरी तरह खुद को अडेप्ट कर लिया था। और 17 फरवरी का दिन जब हमने जगह ढूंढना चालू किया अपने ट्राइब को सेटल करने के लिए, तब उसने हमारे रहने के लिए एक परफेक्ट प्लेस ढूंढ निकाला। 29 फरवरी के दिन उस इंसान ने बॉडी स्ट्रेंथिंग आर्ट को लेकर बहुत ही इंटरेस्ट दिखाया और अगर ध्यान से देखा जाए तो उसकी बॉडी स्ट्रेंथिंग आर्ट मेरे वाले से बहुत ही ज्यादा सिमिलर थी। 16 अप्रैल के दिन आइस जनरल जैसा कुछ स्ट्रेंज फिनोमिना हुआ जिसकी वजह से हमारे ट्राइब के बहुत सारे मेंबर्स सफर किए। हमने उस आदमी को अपने गाइड के तौर पर रखा और आइस जनरल को डिफीट करने के रास्ते में निकल गए। और बस यही सब देखकर एली पूरी तरह
का शौक हो चुका होता है। वो अपने मन में सोचता है कि ये तो केवल एक अरेंजमेंट था, आखिर ये सब पॉसिबल कैसे हो सकता है? ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जनरल में जिस इंसान के बारे में मेंशन किया गया है वो मैं हूँ, और मेरा आइस जनरल वाला अरेंजमेंट ठीक वैसा है जैसा कि इसमें मेंशन किया गया है। तभी वो आगे की तरफ पढ़ता है जिसमें टाइगर किंग वुड ने लिखा था, मेरा भाई जो कि चला गया, वो अचानक से ही गायब हो गया और मैं उसे कभी भी नहीं ढूंढ पाया। उसका नाम था एल्ड्रिक मेलविंगर। उसने बोला था कि वो मेलविंगर्स घराने का फ्यूचर से आया हुआ एक डिसेंडेंट है। इतना सब पढ़ के एल्ड्रिक भी हैरान और कंफ्यूज हो चुका होता है और बोलता है कि आखिर ये सभी अरेंजमेंट क्या चीज है। अगर मैं ध्यान से सोचूं तो वो मेरे मन में एक दुनिया होने के बजाय वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है। हालांकि अगर वो कोई रियलिटी थी, इसका मतलब ये है कि कोई मैजिक है जिसकी मदद से हम अस्तित्व में लौट सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरीके की गॉडली पावर एग्जिस्ट कर सकती है। इस समय मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। ओटोहन ने बोला था मुझे उनके प्राइवेट रेसिडेंस में आने के लिए, तो फिर जितना जल्दी हो सके मुझे एम्पायर में पहुंचना होगा। तभी हम देखते हैं सीएन को जो कि चिल्लाते हुए एल्रिक के रूम में आ जाता है और उससे बोलता है, सच में मैं तो पूरी तरह डर चुका था कि तुम अभी तक नहीं जगे। एल्रिक उससे बोलता है कि मुझे डाउट है कि तुम यहाँ पर दौड़ते हुए केवल मुझे जगा हुआ देखने तो नहीं आए हो। तो फिर बात क्या है बताओ? सीएन सीरियस टोन में बोलता है, हाँ उसके बारे में। इस समय एम्पायर में वॉर छिड़ चुकी है और इतना बोलते हैं हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि राइटर ने इसका लास्ट चैप्टर अक्टूबर में ही रिलीज किया था। अभी तक इसका कोई भी लेटेस्ट चैप्टर नहीं आया है। और आपकी जानकारी में कोई अच्छा खासा मानवा हो जो कि अभी तक किसी ने एक्सप्लेन ना किया हो तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं जरूर उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राधे राधे।